हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे रिवीजन के साथ साथ। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आप लोग को पता है प्रोडक्शन में अभी हम लोग कास्टिंग को डील कर रहे हैं, कास्टिंग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो, हर एक लेक्चर मेरा जो होता है, सभी लेक्चर जो मैं पढ़ाता हूं, हर एक लेक्चर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं कास्टिंग चैप्टर का बात करूंगा ना, तो आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं इससे पहले जो भी लेक्चर मैं आप लोग को पढ़ाया हूं कास्टिंग का, वो मैं एक एक पार्ट करके पढ़ाया था, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा था। लाइक किसी में मैंने आप लोग को पैटर्न के बारे में समझाया, पैटर्न में अलाउंसेस देते हैं उसके बारे में समझाया, टाइप्स ऑफ पैटर्न होता है क्या, मटेरियल जो यूज करते हैं पैटर्न बनाने में उसके बारे में समझाया। फिर बात की हम लोग किसके बारे में, जो मोल्डिंग सैंड होता है, मोल्डिंग सैंड का मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए। मतलब वन बाय वन करके मैं आपको बताते चल रहा हूं, ताकि मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोग को कास्टिंग प्रोसेस, अलग अलग जो कास्टिंग प्रोसेस होता है उन सभी में सब चीज का यूज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब मैं कास्टिंग प्रोसेस बताऊंगा तो मैं हर चीज को वहां पे इंक्लूड करूंगा कि भाई बॉक्स है, उसमें सैंड डाल रहे हैं, पैटर्न डाल रहे हैं, फिर मोल्टेन मेटल डाल रहे हैं। लेकिन वो बताने से पहले आप लोग को हर एक चीज को, हर एक सेक्शन या हर एक एलिमेंट जो यूज करते हैं हम लोग कास्टिंग में, उन सभी को बताना जरूरी है, तब जाके आप उसको समझ पाइएगा। तो आज का लेक्चर क्यों मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख सकते हो हेडिंग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट ऑफ गेटिंग डिजाइन। गेटिंग मतलब क्या होता है कि भाई जो हम लोग डिजाइन बनाते हैं ना कास्टिंग में जो डिजाइन बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे ऑब्वियसली बात है, हम लोग बॉक्स का भी यूज करेंगे, उसमें हम लोग पैटर्न का भी यूज करेंगे, मोल्डिंग सैंड का भी यूज करेंगे, उसके अलावे हम लोग राइजर का यूज करते हैं, स्प्रू का करते हैं, रनर का करते हैं। इन सब का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो कास्टिंग के लिए किन किन चीजों का जरूरत पड़ता है उसके बारे में आज डिस्कस होने वाला। हर एक जो भी आपका एलिमेंट होता है उसका मैं यूज बताने वाला हूं, क्यों यूज किया जाता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो दैट इज वाई आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप फिगर से देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा एक कास्टिंग प्रोसेस, किस तरह से कास्टिंग करते हैं उसको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बताने वाला हूं। उसमें कौन कौन सा एलिमेंट या फिर कौन कौन सा इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो मैं बताने वाला हूं, उन सभी का यूज बताने वाला हूं, सभी का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं। तो क्लास में बने रहिएगा, आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इससे पहले जो भी लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं उन सभी लेक्चर को आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। बिकॉज अगर आप लेक्चर नहीं देखे ना, पुराना लेक्चर जो भी मैं पढ़ाया हूं, तो आपको ये लेक्चर समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पैटर्न यहां पे बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि पैटर्न से रिलेटेड लगभग बहुत सारी चीज मैं बता चुका हूं। चाहे वो पैटर्न में देने वाला अलाउंसेस हो गया, या फिर पैटर्न मटेरियल हो गया, या टाइप्स ऑफ पैटर्न हो गया, फिर पैटर्न क्या होता है, मोल्डिंग सैंड क्या होता है, मोल्डिंग सैंड का मटेरियल क्या होता है, मोल्डिंग सैंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, सब मैं डिस्कस कर दिया हूं। कौन कौन सा बॉक्स यूज करते हैं हम लोग कास्टिंग के लिए, 2 बॉक्स 3 बॉक्स क्यों करते हैं, कहां करते हैं, राइट, ए टू जेड कास्टिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, सब मैं बता चुका हूं। तो इसीलिए आप लोग क्लासेस को देखते हुए चलिएगा, प्रॉपर टाइम से रिविजन करते हुए क्लासेस को देखिएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग बोलता हूं कि आपको लिए ये जो है ना, आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो मैं पढ़ाऊंगा या फिर कोई भी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसको आपको फील करके बताऊंगा। हर एक चीज को इतना अच्छा तरह से बताया जाएगा सिंपल वे में, ताकि उस चीज को आप ज्यादा दिन तक याद रखो। एग्जाम में आपको जब बैठो तो हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको फट से पता होना चाहिए कि हाँ भाई, इसका आंसर मुझे अच्छी तरह से पता है। किसी भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं होगा आंसर जो आपको पता नहीं होगा, अगर आप अच्छी तरह से लेक्चर को देखोगे तो। बिकॉज लेक्चर को डिजाइन करने में, प्रिपेयर करने में, बनाने में काफी मेहनत लगता है। एक समझ लो कि एक सप्ताह लग जाता है, कभी 2 या 3 लेक्चर का कंटेंट रेडी करने में। सबको आईपैड में लिखो, फिगर डालो, हर एक चीज करो, तो काफी मेहनत लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, बस आप लोग से मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी उसी मेहनत से पढ़ो। इसलिए आप देखते होंगे, आप और एक चीज नोटिस करते होंगे, जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं ना, तो फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करता हूं और कंप्लीट 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, मैं पूरा एनर्जी के साथ आप लोग को बताता हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सामने वाला स्टूडेंट तभी एनर्जी कब ला पाएगा, जब टीचर में एनर्जी रहेगा। तो मैं ट्राई करता हूं कि पूरा का पूरा लेक्चर जब तक रहेगा ना, तब तक मैं अपना फुल एनर्जी के साथ आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग को ये लगना चाहिए कि सर इतना मेहनत कर, इतना एनर्जी के साथ बता रहे हैं, तो हम लोग तो पढ़ सकते ही हैं। क्योंकि आपका काम तो सुनना ही है, आप लोग को बस सुनना है और देखना है, यही करना है। मेरा तो काम यहाँ पे पूरा इनपुट देना है एनर्जी के साथ, ताकि हर एक चीज, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है, कोई टीचर अगर एनर्जी के साथ बताता तो आपको लगेगा कि नहीं वो मेहनत कर रहा है, यानी कि कोई ना कहीं इंपॉर्टेंस है, तब जाके वो अपना एनर्जी को दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ एक ही बारी पढ़ो, इसलिए ऐसा पढ़ाया जा
रहा है ताकि इसके बाद कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं, किसी और का लेक्चर या फिर कहीं और बुक से पढ़ना, ना तो बुक्स पढ़ने का जरूरत है, ना कहीं से थ्योरी पढ़ने का जरूरत है, ना लेक्चर देखने का जरूरत है, कुछ नहीं, कोई कोर्स उस लेने का जरूरत नहीं। बस इसी को आप ऐसा समझ लो कि लाइफ का आप लेसन हो जाएगा, प्रोडक्शन या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम, तो वो ऐसा हो जाएगा कि आपको कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो उस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी उसी तरह से मेहनत करना है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो इस फिगर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर जी ये तो पूरा का पूरा लग रहा है कास्टिंग जो हम लोग करते हैं ना, उसके लिए पूरा का पूरा एक डिजाइन लग रहा है जिसमें बहुत सारा एलिमेंट लगा हुआ है। जैसे सबसे पहले मोल्टेन मेटल को हम लोग डालते कहाँ पे, यहाँ से डालते हैं। इसको कहा जाता है बेसिन, पोरिंग बेसिन, या फिर इसको पोरिंग कप भी कहा जाता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे ना तो इसको लेगा क्या, कप मान के चलेगा, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ द हाइट निकालेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या हाइट है, तो हाइट ऑफ क्या, पोरिंग बेसिन है, तो यहाँ पे पी बी कहीं भी यूज नहीं होता, पी सी यूज होता है, पी सी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रू का हाइट को हम लोग लेते हैं एच, स्प्रू है ना तो एच एस, और टोटल को हम लोग लेते हैं एच टी, टोटल हाइट, आपका कप हाइट और आपका स्प्रू हाइट। इसीलिए यहाँ पे आपका पोरिंग बेसिन के साथ साथ मैं ये भी लिख देता हूँ कि इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कप भी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत ही स्लो में बताऊंगा, डोंट वरी, कभी भी चीज को मैं हड़बड़ा के यहाँ पे बताने वाला नहीं हूं। तो बस आप लोग को क्या करना, धीरज लगा के देखना है। तो पोरिंग कप या पोरिंग जो बेसिन होता है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग करते क्या है, सिंपल यहाँ से हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर कराते हैं। क्या कराते हैं, मोल्टेन मेटल को पोर करना मतलब उड़ेलना, डालना, ठीक है, डाल। अब देखो इसका थोड़ा शेप इस तरह से बनाया जाता है, ये क्यों बनाया जाता है, रीजन होता है, मैं सब चीज बताऊंगा। उसके बाद ये जाता है आपका स्प्रू, देख सकते हैं पूरा से लेकर यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये स्प्रू है। इसका डिजाइन इस तरह से क्यों है, इसका भी बात करेंगे, हर एक चीज का बात करेंगे। उसका न्यूमेरिकल भी आता है स्प्रू का, डिजाइन का, तो वही बताऊंगा, ठीक है। स्प्रू से वो इंटर करता है, इंटर करके आ जाता है कहाँ पे, आप देख सकते हो ये आपका स्प्लेश कोर है, ठीक है। क्या है, ये मेरा स्प्लेश कोर है, यहाँ से लेकर ये तक मेरा क्या हो गया, स्प्लेश कोर हो गया। स्प्लेश कोर में जमा होता है मोल्टेन मेटल ताकि स्मूथली फ्लो करे, टर्बुलेंट फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होगा आपका रनर लग रहा है, यहाँ येलो कलर से देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, रनर है, ठीक है, रनर है। फिर रनर से पास करता है, फिर लास्टली ये इंटर करता है मेरा केविटी में, ये मेरा गेट हो जाता है, दिस इज योर गेट। यहाँ पे देखो बताया गेट, गेट मतलब दरवाजा, जरा हम लोग का घर का गेट होता है, हम लोग इंटर करते हैं रूम में, ठीक है, जहाँ रहते हैं हम लोग है, सामान जमा हम लोग का रहता है, सिमिलर ये हम लोग का क्या हो जाता है, गेट हो जाता है, जहां से मोल्टेन मेटल क्या करता है, इंटर करता है। तो मोल्टेन मेटल यहां से आया, ऐसे करके आएगा और ऐसे करके ये इंटर करेगा कहां पे, केविटी में, जहां लिखा गया कास्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यही मेरा केविटी है, दिस इज कॉल योर केविटी। और इसको और कहा जाता है मोल्ड केविटी, क्योंकि मोल्ड करके हम लोग बनाए, मोल्ड के अंदर है केविटी, इसलिए मोल्ड के अंदर का केविटी यानी मोल्ड केविटी। तो मोल्ड केविटी जहां पे मोल्टेन मेटल पूरा फील होगा, ठीक है, पूरा फील होगा। फिल जब ये पूरा भर जाएगा ना, उसके बाद ये राइजर में भी भरते जाता है, राइजर में भी फील करता है। तो पहले ये केविटी को फील करेगा, उसके बाद राइजर में फील हो रहा है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पे राइजर की प्रोवाइड किया जाता है, ये बेसिकली कंपनसेट करता है। पहले हम लोग याद आप लोगों को होगा लिक्विड श्रिंकेज और आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में कंपनसेट करता है, मतलब आपको पता है मेटल श्रिंक करने लगता है, टाइम पीरियड के बाद श्रिंक करता है, तो श्रिंक के टाइम पे जो मोल्टेन मेटल चाहिए जरूरत होता है ना, वो राइजर से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, समझ आए। तो ये सब जो है ना यहाँ पे टोटल एलिमेंट यहाँ पे यूज करता है, चाहे वो स्प्रू हो गया, पोरिंग बेसिन हो गया, या फिर आप पार्टिंग, ये तो कॉप एंड ड्रैग आपको पता है, कॉप एंड ड्रैग मतलब समझ गए होंगे, ऊपर वाले दो पार्ट में यहाँ पे लिया गया है। मैं आप लोगों को बताया था ना, जो बॉक्स हम लोग यूज करते हैं, दो तरह का होता है बॉक्स, एक होता है 2 बॉक्स सिस्टम और एक होता है 3 बॉक्स सिस्टम, मोल्ड बॉक्स। तो यहाँ पे 2 बॉक्स है, ये एक वाला बॉक्स है जिसको हम लोग कोप बोल रहे हैं, और नीचे में और एक बॉक्स है जिसको हम लोग ड्रैग बॉक्स बोल रहे हैं। ऊपर वाले को कोप, नीचे वाले को ड्रैग, और बीच में जो लाइन है ना जो इसको पार्टिसिपेट अलग कर रहा है, डिफरेंट क्रिएट कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है, उसको कहा जाता है पार्टिंग लाइन, कॉप एंड ड्रैग। क्यों ऐसा दिया जाता है, ताकि मेरा इजी हो रिमूवल करने में, पार्ट जो आपका पैटर्न होता है उसको रिमूव करने में इजी हो, या फिर जो कास्टिंग होता है ऑब्जेक्ट उसको रिमूव करने में इजी होता है। समझ आए कि नहीं, चलिए ये चीज होता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड रहा ज्यादा मेरा ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं बॉक्स का, 2 बॉक्स ना यूज करके 3 बॉक्स यूज करते हैं, जहां पे कॉप ड्रैग के साथ साथ बीच में और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिक। तो यहाँ पे 3 बॉक्स आ जाएगा, फिर इस तरह से 3 बॉक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 आपको पार्टिंग लाइन नजर आएगा, ये एक पार्टिंग लाइन और दूसरा पार्टिंग लाइन। तो यहाँ पे 2 पार्टिंग लाइन और 3 बॉक्स, ऊपर में हमेशा कॉप रहेगा, नीचे में ड्रैग रहेगा, और बीच में आपका चिक रहता है। चलिए ये मैंने आप लोग को थोड़ा रिविजन करा दिया। चलिए अब देखो, अब बारी यहाँ पे आता है, ठीक है सर जी, अब सर जी इतना गेटिंग एलिमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है, जब मैंने यहाँ बताया इतना सभी चीज जो हम लोग यूज करते हैं, पोरिंग कप यूज करते हैं, स्प्रू यूज करते हैं, रनर यूज करते हैं, राइजर यूज कर रहे हैं, क्यों सर, आखिर जरूरत क्यों पड़ा।
देखो डियर स्टूडेंट, मुझे आपको अगर मैं बोलूंगा कि आप बताइए यहाँ पे जो हम लोग कास्ट कर रहे हैं, कास्ट ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर जो केवीटी के अंदर है, ठीक है। केवीटी, यहाँ पे केवीटी नहीं लिखा गया क्योंकि कास्ट यहाँ पे मोल्टन मेटल जो रेड कलर से मैं हैचिंग किया रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि इसमें जो है मोल्टन मेटल भर चुका है, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए इसको कास्ट ऑब्जेक्ट कहा रहा। तो आप बोलिएगा सर मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक सेकंड, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लाइट रेड ले लेता हूँ। ओके, ये रहा। तो यहाँ मेरे लिए सर जी बस यही इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ से लेकर इतना इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि मुझे तो बस यही कास्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे कास्टिंग ऑब्जेक्ट बस यही चाहिए, बाकी चीज़ का मुझे ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड, मैं येलो ही लेके चलता हूँ क्योंकि येलो ना सबसे अच्छा हाईलाइट होता है, क्योंकि यहाँ से ना आपको बैकग्राउंड भी जो हैचिंग करा गया है ना, ये आपको नज़र यहाँ से आएगा, इसलिए ब्लैक कलर मतलब येलो ही करके दे, देखो इसमें बहुत अच्छा दिखता है। तो ये जो मैंने येलो अभी करा ना, मुझे बस यही ज़रूरत है, मुझे बस यही ज़रूरत है, यही मेरे लिए। लेकिन बाकी जो है यहाँ पे राइजर में भी तो मोल्टन मेटल फील होगा, बिल्कुल यहाँ भी मोल्टन मेटल फील होगा, यहाँ जो रनर है यहाँ भी मोल्टन मेटल फील होगा, क्योंकि मोल्टन मेटल जब आएगा, जब ये ठंडा होगा मेरा इस केवीटी के अंदर का मोल्टन मेटल जब सोलिडिफाई होगा, ठंडा होगा, तो भाई राइजर का भी ठंडा होगा, रनर का भी ठंडा होगा, स्प्लेश कोर का भी ठंडा होगा, स्प्रू का भी ठंडा होगा, और पोरिंग बेसिन या पोरिंग कप का भी ठंडा होगा। यहाँ भी मोल्टन मेटल रहेगा और ये भी सोलिडिफाई हो जाएगा, ये सब पूरा का पूरा पार्ट में सोलिडिफाई होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो बस यहाँ केवीटी के अंदर का पार्ट है, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कटिंग करके या फिर इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, इसको कटिंग विटिंग करके इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये सभी। तो ये सब तो मेरे लिए वेस्ट हो गया ना, ये सभी मेरे लिए क्या होगा, वेस्ट हो गया, ये मेरे लिए बर्बादी हो गया। हाँ, इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक बार हम लोग मेल्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा गिर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप एक चीज को दो बारी तीन बारी अगर हीट करोगे, मेल्ट करोगे, तो प्रॉपर्टी ड्रॉप करेगा ही करेगा, जो मेटल का डेंसिटी होता है, मोलिकुलर जो आपका प्रॉपर्टीज होता है वो ड्रॉप कर जाता है मेटल का। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ये कास्ट ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहता है, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट, यही फाइनल मेरा जो निकलेगा, ठीक है, यही जो मेरा निकलेगा, यही मुझे बनाना है। अब ये कोई भी शेप का रह सकता है, आप डिजाइनदार कोई भी चीज बनाओ, ठीक है, आप घड़ी बना लो, आप कोई भी मान लो कोई पार्ट्स बना रहे हो, ट्राइपॉड बना रहे हो, या फिर कोई बल्ब बना रहे हो, या फिर कोई अदर आप यूटेंसिल बना रहे हो, घर का कोई बर्तन वगैरह बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, सिलेंडर पिस्टन कुछ भी बना रहे हो, कास्टिंग के थ्रू बना रहे हो, तो वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी यूजफुल मेरे लिए नहीं है। तो बारी यहाँ पे ये आता है कि सर जी क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मोल्टन मेटल उतने ही डालें जितना मेरा केवीटी में जाएगा। अब क्या ये सब में डालना जरूरत है, जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जरूरी है उसी के लिए तो आज का क्लास आपका है कि क्यों आखिर ये सभी एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं, क्यों आखिर रनर का यूज करते हैं, क्यों गेट का यूज करते हैं, क्यों स्प्लेश कोर का, क्यों आपका स्प्रू का यूज करते हैं, क्यों राइजर का यूज करते हैं, क्यों हम लोग पोरिंग बेसिन या फिर पोरिंग कप का यूज करते हैं। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि डायरेक्ट में क्या करता हूं कि डायरेक्ट ही में ये जो आपका केवीटी था ना, केवीटी के अंदर ही डायरेक्ट मोल्टन मेटल को फिल करने लगूंगा। यहीं पर डायरेक्ट में क्या करूंगा, जो आपका मोल्टन मेटल है, ठीक है, लिक्विड मोल्टन मेटल है, उसी को डायरेक्ट मैं यहां से फिल करने लगूंगा, डायरेक्ट फिल करूंगा, और ये मेरा भर जाएगा। ग्रीन जो आपको ब्लैक कलर से दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट फिल करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं, यहीं पे हॉल कर दे हम लोग डाल देंगे, समझ आया कि नहीं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, एक दो केस होता है, कुछ प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग राइजर का यूज नहीं करते हैं, रनर का यूज नहीं करते हैं, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, ठीक है, वहां पे हम लोग राइजर का यूज ही नहीं करते हैं, तो अच्छी बात है। अगर वैसा होता तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मेटल का मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेटल मेरा बर्बाद नहीं होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगल में कि डायरेक्ट यहीं पे हम लोग होल करेंगे और यहीं पे डायरेक्ट मोल्टन मेटल को पोल करके डायरेक्ट डालेंगे, तो यहाँ पे ना तो मेरा राइजर का जरूरत पड़ा, ना रनर का और किसी चीज का। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। अब क्यों, चलिए हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, वन बाय वन करके। जैसे यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट नंबर, दैट इज योर पोरिंग बेसिन और पोरिंग कप का। हम लोग पोरिंग कप, एक सेकंड यहाँ पे हाईलाइट कोई और कलर मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं पोरिंग बेसिन का, फिर पोरिंग कप का, आखिर क्या इसका काम रहता है। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या देखो ना, ये पोरिंग कप कहाँ से आएगा, देखो हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझ लेना कि दिस इज योर पोरिंग कप और पोरिंग बेसिन, जिसको शॉर्ट में है क्या लिखा जाता है, एक सेकंड में बता देता हूँ। यहाँ पे इसको कहा जाता है भाई, ठीक है, इसके कोई जरूरत नहीं हो बोलने का, न्यूमेरिकल बताएंगे तब मैं आप लोग को बता दूंगा, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या होता है, एक रिजर्वेयर की तरह रहता है, रिजर्वेयर जमा रखता है मोल्टन मेटल को। सर क्यों जमा रखता है, क्योंकि ये मेरा जो मेंटेन करता है लिक्विड का फ्लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट देखो ना, स्प्रू आपका पूरा नीचे जा रहा है ना, ठीक है, स्प्रू आपका नीचे जा रहा है, तो स्प्रू में डायरेक्ट डालेंगे ना तो बहुत ही हाई वेलोसिटी से वो नीचे गिरता है। तो हाई वेलोसिटी अगर नीचे गिरेगा तो स्प्लेसिंग करेगा, छिटकेगा,
समझ रहे हैं, स्प्लेसिंग करेगा। और ऑब्वियसली बात, आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मोल्ड का केविटी, मतलब सेंड का केविटी, तो मोल्डिंग सेंड का केविटी बनाते हैं। तो एक्चुअल में ये तो पूरी तरह से यहाँ पे सेंड भरा हुआ ना, ये क्या पूरी तरह से यहाँ पे सेंड भरा हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि मोल्डिंग सेंड डाला हुआ है और हाई वेलोसिटी मोल्टेन मटेरियल गिरेगा तो उसको इरोड कर सकता है, जहां तहां क्या छेद हो सकता है, या फिर उसको इरोड करके अपने साथ बहा के ले जा सकता है सेंड को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी से बचाने के लिए, हाई वेलोसिटी को बचाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जमा करते हैं। तो देखो अब कैसे जमा होगा, पहले यहाँ जमा होगा, ऐसे करके जमा होगा, मोल्टेन मेटल यहाँ जमा होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, ठीक है। यहाँ मोल्टेन मेटल जमा हुआ और यहाँ से गिरते जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी को कम हो जाता। तो एक तरह से ये मेरा काम क्या, रिजर्वेयर की तरह। तो मैं आपके क्या करूंगा ना, शॉर्ट चीजें यहाँ पे लिखा दूंगा ताकि आप लोग के नोट्स में वो चीज रहे, ठीक है। तो एक तरह से कैसा काम किया, रिजर्वेयर की तरह। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये काम किया एक तरह से रिजर्वेयर की तरह। और मैंने क्या करा कि ये मेंटेन करता है लिक्विड मेटल के फ्लो को। ये क्या करता है, मेंटेन करता है लिक्विड मेटल के फ्लो को। इसके अलावा ये रिड्यूस करता है टर्बुलेंस को। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है टर्बुलेंस का। यहाँ पे बहुत जगह नहीं है, आप चाहो तो मैंने कहा था ना बहुत सारी चीजों को आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। आप लोग लिखो, सबसे पहले लिख लेना कि दैट मेरा जो पोरिंग बेसिन का काम रहता है वो रिजर्वेयर की तरह काम करता है। सेकंड चीज, ये मेरा मेंटेन करता है लिक्विड मेटल के फ्लो को। थर्ड चीज, ये मेरा रिड्यूस करता है टर्बुलेंस को, जो स्पीडली आता है ना हाई वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट डालेंगे तो उसको मेरा रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है, सेपरेट करता है। कोई अगर मान लो कोई तो धातु मल है यानी स्लैग है, या फिर किसी तरह का कोई कीट वगैरह कोई गंदगी है, यानी कि ड्रॉस हो गया और स्लैग, ड्रॉस DROSS ड्रॉस हो गया, या फिर आपका स्लैग हो गया, इन सब से बचाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे आके जमा हो जाता है, ड्रॉस वगैरह यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्योर मेटल है ना, एकदम अच्छा मेटल वाला गिरेगा। जो भी आपका डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई धातु मल है या कोई और कीड़ा कूड़ा है वो सब वहां पे जमा हो जाएगा। तो यहां से देखो कितना अच्छा काम किया, हाई वेलोसिटी होने से भी बचाया, टर्बुलेंस से भी बचाया, रिजर्वेयर की तरह काम किया, मोल्टेन मेटल को फ्लो को कंट्रोल करके रख रहा है। तो ये हो गया मेरा पोरिंग बेसिन या फिर पोरिंग कप का काम। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, यहां के बाद अब कहां आ जाता है, तो अब हाईलाइट दीजिएगा यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक हाईलाइट आप देखिए। ये क्या है, मेरा स्प्रू है। ये क्या है, मेरा स्प्रू है। अब बारी आता है सर स्प्रू का काम क्या करता है। देखो सिंपल सा बात करेंगे ना, जो मेरा स्प्रू होता है वो मेरा पूरी तरह से कंट्रोल करता है आपका किसको, मोल्टेन मेटल को। ये मोल्टेन मेटल का एक तरह से जगह होता है जो यहां से होकर फ्लो करता है। अब इसका डिजाइन इस तरह से क्यों टेपर सिलेंडर की तरह नजर आ रहा है। एक्चुअल में टेपर सिलेंडर आइडियल हम लोग लेके नहीं चलते हैं। आइडियल मेरा कुछ और होता है, लेकिन कोनिकल शेप होता है, लेकिन हम लोग आइडियल इसको ना लेके हम लोग टेपर सिलेंडर बनाते हैं। अब कोनिकल कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आइडियल क्या होता है मेरा, बेसिकली उसको कोनिकल मतलब पाराबोलिक कोन बोलते हैं। इस तरह से पाराबोलिक कोन इसका आइडियल होता है। एक सेकंड मैं दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ होता है ये, दिस इज कॉल्ड योर पाराबोलिक कोन। ये मेरा आइडियल है, मतलब सबसे बेस्ट अगर कहा जाए ना, स्प्रू इसी तरह बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग ये ना बना के, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी कि मैं यहीं पे कर देता हूं कि इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे ना, ये जो कर्व जैसा है ना, पाराबोलिक है ना, पाराबोलिक कर्व को ऐसे सीधा सीधा कर देते हैं। तो अब क्या होगा, टेपर सिलेंडर हो गया। तो टेपर हम लोग सिलेंडर की तरह बनाते हैं। क्यों बनाया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा एक हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तब जाके मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका काम क्या होता है, सिंपल, ये मेरा मेटल फ्लो करता है, इसके थ्रू मेरा जाता है। यहाँ एरिया कम होता है, उसका भी कहानी है। इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, एरिया कम हो रहा है तो उसके चलते प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप कर जाता है। प्रेशर ड्रॉप करने के चलते बाहर में आपका हाई प्रेशर हो जाता है और नीचे में आपका जो प्रेशर होता है ना वो लो प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे मेरा लो प्रेशर हो जाता है, जिसके चलते जितना भी एयर वगैरह होता है ना वो इसके अंदर सक कर लिया जाता है। क्योंकि यू नो दैट एनर्जी का ट्रांसफर होता है हाइयर टू लोअर। पानी कैसे बहता है, ऊपर से नीचे। प्रेशर कैसे बहता है, हाइयर टू लोअर। समझ आया कि नहीं, हर एक चीज जो है हीट कैसे फ्लो करता है, हाइयर टू लोअर। आपके अंदर ठंडा है, आप आग के पास जाओगे तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि आपके अंदर का हीट, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर फिर भी हीट होगा। आप कितना ठंडे हो फिर भी अंदर में हीट होगा। अंदर में आप टच करके देखो गर्मी लगेगा, लेकिन क्या आपका हीट हाइयर की ओर जाता, नहीं, हाइयर से लोअर की ओर आता है। गर्मी के पास जाओगे तो गर्म आपके अंदर आएगा, आप गर्म होंगे धीरे धीरे। समझ आए, तो ये एनर्जी का ऑलवेज ट्रांसफर होता है हाइयर टू लोअर। तो क्या होता है, चूंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है एरिया कम होने के चक्कर में, तो क्या होता है, हाई प्रेशर के चलते यहाँ का सारा एयर जो होता है ना वो एयर सक कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। कहां पे, स्प्रू के बॉटम में। और यहां के चलते क्या होता है, एयर फंसने के चलते मेरा जो कास्ट, अब ये ऑब्वियसली बात है, जो भी एयर आया वो मोल्टेन मेटल के साथ कहां घुस जाएगा, मेरा घुस जाएगा कैविटी के अंदर, और यहां पे मेरा गैस डिफेक्ट पैदा करता है, जिसको कहा जाता है एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। वो स्प्रू में देखने को मिलता है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपका स्प्रू का समझ गए, मोल्टेन मेटल को फ्लो कराता है, कुछ है लिमिटेशन है जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके लिए क्या करते हैं उसका भी उपाय है। खैर, ये हो गया स्प्रू का काम। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट,
स्प्रू देंगे। स्प्रू के बाद हम लोग को क्या यहाँ पे मिल रहा है, स्प्लेश कोर, या ये आपका स्प्लेश कोर है, ये आपका क्या स्प्लेश कोर है। अब बारी आता है स्प्लेश कोर का, सर जी क्या काम होता है। देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं स्प्लेश कोर का यहाँ पे बात करूँ ना, तो स्प्लेश कोर ये क्या करता है ना, देखो डायरेक्ट जो मोल्टर मेटल स्प्रू से गिरता है हाई वेलोसिटी के साथ, उसका वेलोसिटी को कम करने का काम करता है। ये क्या करता है, उसके वेलोसिटी को कम करें, जो झटका बहुत ही हाई झटके के साथ गिरता है वो इरोड कर सकता है। फिर से यहाँ पे पूरा सैंड भरा हुआ है, क्या ये मोल्डिंग सैंड भरा हुआ है, तो सैंड को कहीं इरोड ना कर दे, उसको बचाने के लिए यहाँ पे स्प्लेश कोर क्या करेगा, उसके वेलोसिटी को कम करता है। और कम करके ये भी क्या करता है, बहुत सारा अगर इंप्योरिटी आ रहा ना तो इसके नीचे में आके जमा हो जाता है, इंप्योरिटी जमा हो जाता है। क्योंकि देखो मोल्टन मेटल में दो तरह का इंप्योरिटी पाया जाता है, एक हो जाता है फाइन वाला और एक बड़ा ग्रेन वाला। जो हेवी पार्टिकल्स होता है ना, जो इंप्योरिटी होता है हेवी वाला, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसके नीचे आके जमा हो जाता है। तो हेवी इंप्योरिटी नीचे में जमा हो गया, और जो मेन प्योर वाला आपका मोल्टन मेटल है वो आराम से फ्लो करते हुए रनर के थ्रू वो पार जाता है। चलिए, तो ये हो गया मेरा स्प्लेश कोर का काम, ये खत्म हो गया। आगे बात आता है, क्या दिख रहा है आपको, रनर दिख रहा है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है रनर, रनर मतलब रन करने वाला, मतलब ये यहाँ पे क्या होता है ना, आराम से रन करता है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ चीजें जान लेना कि यहाँ पे ये जो अगर मैं रनर का यहाँ बात करता हूँ तो रनर से रिलेटेड कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। ये मेरा हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है मेरा हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल ये चैनल होता है। क्यों डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल क्यों रहता है, क्योंकि ये ताकि वेलोसिटी को ना मेंटेन कर सके, मतलब हाई वेलोसिटी ना हो, ये भाई स्लो डाउन, वेलोसिटी को स्लो डाउन करने का काम होता है। वेलोसिटी को क्या करता है मेरा, स्लो करता है, स्लो डाउन करता है, ताकि आराम से ये फ्लो करते हुए मेरा जाए, आराम से फ्लो करते हुए मेरा जाए। पहला काम तो ये हो गया। सेकंड क्या समझे कि हॉरिजॉन्टल चैनल होता है, इसका ध्यान रखना। और ये मेरा और एक क्वेश्चन करता है कि रनर किसको किससे कनेक्ट करता है, तो आप देख सकते हो ये मेरा कनेक्ट करता है स्प्लेश कोर को, ठीक है, या फिर कभी कभी ना स्प्लेश कोर को हम लोग और एक चीज बोलते हैं, स्प्रे मतलब स्प्रू वेल बोलते हैं, स्प्रू। अच्छा, इसको मैं ना लिख ही दूंगा, ठीक है, स्प्रू वेल। क्यों वेल माने कुआं जैसा, स्प्रे क्योंकि देखो स्प्रू सॉरी स्प्रू यहाँ पे ऊपर में है ना, तो स्प्रू के जस्ट नीचे है, तो स्प्रू का कुआं, स्प्रू का वेल, तो कभी स्प्रू वेल बोलेगा या फिर स्प्लेश कोर कहेगा। तो रनर क्या करता है, रनर मेरा कनेक्ट करता है किसको किसको, आपके स्प्लेश कोर को, ठीक है, यहाँ देखोगे आप स्प्लेश कोर को कनेक्ट कर रहा है, यानी स्प्लेश कोर को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, केविटी के साथ। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, मेरा रनर कर रहा है, क्योंकि बीच मेरा रनर है। तो रनर मेरा स्प्लेश कोर और केविटी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये मेरा केविटी है, और यहां मेरा क्या हो गया, वेल हो गया, आपका स्प्रू वेल या फिर स्प्लेश कोर। तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, मेरा रनर करता है। चलिए, यहां पे आप रनर समझ गए। अब फाइनली क्या बचा मेरा, केविटी बचा, अभी गेट बाकी है, ठीक है, गेट बाकी है, राइजर बाकी है और केविटी बाकी है। तो जस्ट अ मिनट, मुझे इसको हटाने दीजिए, पहले ये सबको मैं हटा देता हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने कहा वो आप लिख सकते हो। चलिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि एक चीज़ मुझे लिखना है, दैट इसको ना कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको और क्या कहा जाता है, ये स्प्रू वेल भी इसको कहा जाता है। चलिए, ये चीज हो गया, वेल अच्छे से लिखे ना, इसलिए बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो लिखना पड़ता है, नहीं तो सही तरह से दिखता नहीं। चलिए, या फिर बोल सकते हो मेरा हैंडराइटिंग खराब है। एक्चुअली हैंडराइटिंग मेरा ठीक है, बहुत अच्छा है, हम कर्सिव में भी बहुत अच्छा लिखते हैं। आईपैड में जब आप लिखोगे ना, कोई बच्चा अगर आईपैड यूज करता होगा तो आप देखना आईपैड में खासकर गोरे ग्लास लगाने के बाद आप लिखते हो ना, तो बहुत ही स्लाइड करता, बहुत ही फिसलता, बहुत बारी बताओ, इसलिए बहुत स्लो लिखना पड़ता है। चलिए, अब बारी आता है किसका, जी स्टूडेंट, गेट का। अब यहाँ पे गेट है, ये गेट है, ये गेट है, इसको मैं दिखाता हूँ इस तरह करके, ये गेट है, यहाँ पे गेट है, ये मेरा गेट है। गेट मतलब मैंने कहा जहां से मोल्टन मेटल मेरा इंटर करता है, यानी कि एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्टन मेटल। अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द केविटी, मतलब केविटी, ये अंदर में केविटी है, ठीक है, जहां पे कास्ट प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, कास्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो केविटी में इंटर करने से पहले, मतलब या फिर केविटी में इंटर करने के लिए किसके थ्रू मेरा पास करता है, मोल्टन मेटल, या फिर एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्टन मेटल। देखो मोल्टन मेटल तो ये मेरा इंटर कर गया था कहां पे, अगर गेटिंग एलिमेंट का बात करेंगे तो पोरिंग बेसिन में इंटर कर गया था, ठीक है, लेकिन क्या वो एक्चुअल मेरा वो इंटर किया है, नहीं इंटर किया। क्योंकि देखो और एक चीज, ये आप देखोगे ना, आप टॉप व्यू एक होता है, फ्रंट व्यू होता है, ये फ्रंट व्यू से ये चीज दिखा दे रहा है, क्रॉस सेक्शन को कट करके। एक्चुअल में देखोगे ना, जब ऊपर से देखोगे, समझो ये ऊपर से आप देख रहे हो, तो ऊपर से सिर्फ आपको ये दो गो होल दिखाई दे रहा होगा। एक होल दिखाई देगा किसका, पोरिंग का बेसिन का या फिर पोरिंग कप का, और दूसरा होल दिखाई देगा एक राइजर का, बस अंदर में और कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तो क्रॉस सेक्शन को काट के दिखाया जा रहा है ना आपको।
समझ आया कि नहीं? तो आपको क्या लगा कि भाई हाँ मोल्टन मेटल इंटर कर गया, जब कब, जब आपका पोरिंग बेसिन में ही इंटर कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इंटर तो ये नहीं कर रहा है, एक्चुअल में मेरा इंटर कहाँ करना चाहिए, इस केविटी के अंदर करेगा, क्योंकि वहां पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक्चुअल में एंट्री पॉइंट मेरा कौन सा होता है, गेट होता है, जहां पे मेरा इंटर करता है क्या, मोल्टन मेटल। तो आपको गेट से रिलेटेड ये ध्यान रखना कि गेट इज द एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्टन मेटल। सेकंड चीज क्वेश्चन क्या कहता है कि गेट किसको किसको कनेक्ट करता है। तो पहला बात तो ये मेरा रनर रहता है इसके आगे, और पीछे मेरा क्या, केविटी। तो ये मेरा रनर और केविटी को बीच में कनेक्ट करता है। समझ आया कि नहीं? तो इट्स अ पॉइंट बिटवीन दी रनर एंड दी केविटी, ये याद रखना। एंड इट्स द एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ द मोल्टन मेटल इनटू द केविटी। ये दो पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है गेट से रिलेटेड। चलिए बारी यहाँ पे टॉप गेट आता है, बॉटम गेट आता है, कहाँ पे किसका यूज करते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेशराइज सिस्टम, नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम देखेंगे, डोंट वरी, वो तो अभी पूरा कहानी का बात है, अभी बस ये समझ लो गेटिंग सिस्टम। चलिए फाइनली आ जाता मेरा आपका क्या, दैट इज कॉल योर, जहाँ से मुझे मिल रहा कास्टिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल योर केविटी। मैं इसको केविटी भी लिख दूँ तो क्या आप लोग गुस्सा नहीं होइएगा ना? तो ये आपका केविटी में बोल सकता, ठीक है, दिस इज योर केविटी। इसको मोल्ड केविटी भी कहते हैं, केविटी भी कहते हैं, और कास्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मोल्टन मेटल फिल करने के बाद यहीं से मुझे फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल प्रोडक्ट यहीं से मिलेगा। अब इसका काम क्या होता है, यहीं से ऑब्जेक्ट मिलता है, खत्म खेल। ये कोई भी शेप एंड साइज का हो सकता है। देन आ जाता है मेरा लास्टली, दैट इज कॉल्ड योर राइजर। यहां से लेकर यहां तक राइजर। राइजर को जस्ट हम लोग जो आपका केविटी होता है उसके ऊपर में ही रखते हैं, या तो कभी कभी हम लोग राइजर को ऊपर ही रखा जाता है ऑन द अधिकतर, ठीक है। तो अब देखो राइजर का क्या क्यों होता है, कभी कभी राइजर नहीं भी यूज करते, जिसमें कहा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हम लोग राइजर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बारी आता है अधिकतर केस में यूज किया जाता है। राइजर का काम होता क्या, राइजर का तो बहुत काम है, आपको मैं पहले बता चुका। पहली बात ये समझो, फर्स्ट काम, एक सेकंड, पहला आप लोग ये समझो कि राइजर क्या होता है। देखो माय डियर स्टूडेंट, राइजर ना एक तरह से मेरा रिजर्वेयर का काम करता है। क्या काम करता है, रिजर्वेयर का काम। जिस तरह पोरिंग बेसिन भी रिजर्वेयर का काम किया, लेकिन कब, स्टार्टिंग में। लेकिन जब मेरा केविटी में फिल कर जाता ना मोल्टन मेटल, फिल करने के बाद ये फिल होता है इसके ऊपर। पहले केविटी फिल करेगा, फिर राइजर फिल करेगा। तो ये रिजर्वेयर कैसे काम आता है उसको समझना, रिजर्वेयर की तरह कैसे काम आएगा। रिजर्वेयर ऑफ द मोल्टन मेटल, देखो यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, मोल्टन मेटल, इसको चाहो तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं मिटा दूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। रिजर्वेयर ऑफ द मोल्टन मेटल इन द कास्टिंग, इन कास्टिंग, सो दैट, क्यों भाई साहब, सो दैट हॉट मोल्टन मेटल, हॉट, एक सेकंड, मोल्टन, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख दे रहा हूं, हॉट मोल्टन मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द कास्टिंग, या फिर इनटू द केविटी बोले वो अच्छा रहेगा, इनटू द केविटी व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ मेटल। किस लिए भाई, ड्यू टू सॉलिड या फिर सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्ट लिखते हैं, सॉलिड श्रिंकेज वगैरह क्यों लिखना। क्या मैंने यहाँ कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता राइजर का काम। मैंने कहा कि मेरा रिजर्वेयर की तरह काम करता, किसका, रिजर्व ऑफ द मोल्टन मेटल इन द कास्टिंग, सो दैट, देखना क्या कहा, सो दैट हॉट मोल्टन मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द केविटी। बैक मतलब ये पहले देखो क्या मैंने कहा, सबसे पहले यहाँ से मेरा मोल्टन मेटल पोर किया, ये आया केविटी में फिल करते, नीचे से फिल कर रहा, क्योंकि देखो ये नीचे गिरेगा ना, पहले फिल करेगा, जब पूरा केविटी फिल हो जाएगा उसके बाद मेरा राइजर ये फिल किया। तो ये ना जैसे राइजर फिल किया तो फिर से नीचे और आता है, कब जरूरत पड़ता है, ऑब्वियसली बात है सर जी नीचे तभी पड़ेगा जब केविटी में मोल्टन मेटल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अब इधर से तो आएगा नहीं, क्योंकि मोल्टन मेटल जब मेरा पोरिंग बेसिन से, स्प्रू से होते हुए, रनर से होते हुए मेरा केविटी के अंदर मोल्टन मेटल आ गया, और एक बार ये सॉलिड होना स्टार्ट करने लगेगा, यानी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद तो मैं पोरिंग बेसिन से डाल नहीं सकता। क्यों, क्योंकि पोरिंग बेसिन रहे, स्प्रू रहे या रनर रहे या सब रहे, सब में वो सॉलिड होना स्टार्ट कर जाएगा, जमना स्टार्ट कर जाएगा, ये सब जगह जम जाएगा, मोल्टन मेटल जम जाएगा। तब जो यहाँ पे श्रिंकेज होता है, क्योंकि यू नो दैट कि मेरा सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे ये श्रिंक करने लगेगा। क्या करता है, ये मेरा श्रिंक करता, हर तरफ से ये श्रिंक करेगा, छोटा होते जाएगा, मतलब मैं दिखाने के लिए इतना छोटा हो गया, इतना छोटा श्रिंक किया। अब जो यहाँ पे मोल्टन मेटल जरूरत पड़ेगा तब कौन प्रोवाइड करेगा, तब मेरा राइजर प्रोवाइड करता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा आप लोग को दैट यहाँ पे हॉट मोल्टन मेटल
बैक इनटू द कैविटी, बैक फिर से रिटर्न ये इधर आता है, फिर से रिटर्न कैविटी के अंदर घुसता है। कब? व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, जब मेरा मेटल जो होता है वॉल्यूम उसका घटता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, श्रिंकेज होता है। मैं पहले बता चुका हूं मोल्टन मेटल जब ठंडा होता है तो श्रिंक करता है, अपने वॉल्यूम को घटाता है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, आप सुने होंगे ना कि जब ठंडा का दिन होता है तो ठंडा के दिन में जो पाइप वगैरह होता है ना फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो जा रहा है ना जब वो जम जाता है ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मेरा बात समझ आया? क्या हुआ कि जब वो जमा तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहां पे क्या होता है, जब वो जमता है तो वॉल्यूम घट जाता है। क्या मेरे बात समझ आया कि नहीं? आप लोग सुने होंगे ना कि पानी का जो आपका कोई इस तरह का पानी का जिसमें वाटर जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यह पाइप है, किसका है? पानी का पाइप है, वाटर का पाइप है। तो यहां से जब फ्लो करता तो ठंडा के दिन में पानी जम जाता है बहुत सारे जगहों पे, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश तरफ हो गया, फिर जहां पे बहुत ज़्यादा विंटर कोल्ड रहता है, टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, माइनस टेम्परेचर रहता है, तो वाटर क्या होता है, जम के आइस हो जाता है। तो जब जम के आइस होता है ना पाइप फट जाता है। अगर प्लास्टिक का पाइप रहता है वो फट जाता है। अब बोलेंगे फटा क्यों? पानी तो तब भी वही था, जब पानी था तब भी वही था, लेकिन जमने के बाद बढ़ कैसे गया पानी, तब ना फटा। यानी क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन होता है जब वो जम जाता है, यानी कि जब ये मेरा सोलिडिफिकेशन होता है, सॉलिड होता है तो वो एक्सपेंड करता है। सिमिलरली यहां जब सॉलिड होता है ना तो एक्सपेंड ना करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपोजिट, ये सूखता है, रिड्यूस होता है वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इसका बढ़ा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है मेरा, घटता है मेटल का। तो जब घटता तो मेटल का जरूरत पड़ता है तो ये राइजर ही प्रोवाइड करता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि सर जी आपने कहा राइजर प्रोवाइड करता है, तो क्या जब आपने कहा कि भाई स्प्रू का भी मोल्टन मेटल यहां जम जाता है, रनर का भी मोल्टन मेटल जम जाता है, तो क्या राइजर का जमता नहीं है? राइजर का नहीं जमता। अब क्यों नहीं जमता? क्योंकि एक चीज समझो, एकदम कॉमन सेंस लगाओ कि यहां पे जो मोल्टन मेटल राइजर में आ रहा है, सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है कि लास्ट में आ रहा है? तो आप बोलोगे सबसे लास्ट में जा रहा है, क्योंकि मोल्टन मेटल यहां से आया, यहां से आया, फिर ये मेरा केविटी में फील कर रहा, और जैसे ये मोल्टन मेटल केविटी के अंदर जा रहा है वैसे वो ठंडा भी हो रहा है, बिल्कुल ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, जा रहा, ठंडा हो रहा है, तो ये आते रहा, फिर ये आ रहा, फिर ये इधर जा रहा, इधर जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे लास्ट में राइजर की ओर गया ना। लेकिन इससे पहले कब राइजर की ओर पहुंचेगा? जब तक ये पूरा फुल नहीं होगा। फुल होने के बाद तो ऊपर जाएगा ना, तो ये ऊपर जब तक इतना नीचे भर गया था ये ठंडा भी स्टार्ट हो गया है, तो सबसे लास्ट में चूंकि पहुंचता है मोल्टन मेटल तो वहां पे लास्ट में ठंडा भी होता है। पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके चारों ओर हम लोग एडियाबेटिक वॉल्व भी क्रिएट करते हैं। एडियाबेटिक क्या होता है, आप लोग एडियाबेटिक सिस्टम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है। मतलब जैसे कि आपका इंसुलेटेड थर्मस होता है ना, जो आप लोग यूज करते हैं ना चाय के लिए, फिर पानी को गर्म रखने के लिए जो आता है थर्मस वगैरह, जिसमें पानी हम लोग रात भर रखेंगे तो रात भर गर्म रहता है या ठंडा रहता है, अधिकतर गर्म रखने के लिए, ठंडा के दिन, गर्मी का दिन में ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं। वो क्या करता है, हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है, आइसोलेटेड सिस्टम बना के रखता है। सेम यहाँ पे एडियाबेटिक हम लोग क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं जो क्या करता है, मेरा हीट को बाहर होने नहीं देता है। एक डायथर्मिक वॉल होता है, एक एडियाबेटिक होता है। डायथर्मिक में हीट को क्या होता है, बाहर नहीं होने देता, और आपका एडियाबेटिक में बाहर नहीं होने देता, डायथर्मिक में हीट को बाहर होने देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एडियाबेटिक वॉल बनाते हैं जो हीट को बाहर नहीं होने देता, यानी कि उसके अंदर का जो मोल्टन मेटल है ना वो गर्म ही रहता है। क्यों गर्म रहता है, मुझे पता है कि मेटल श्रिंक करेगा, वॉल्यूम घटेगा, तब उसका हम लोग प्रोवाइड यानी यूज करेंगे। तो ये होता है मेरा राइजर का काम। और दूसरा चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राइजर का काम और एक होता है, वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये मेरा कंपनसेट करता है, भरपाई करता है। कब? जब मेरा लिक्विड और सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है। सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज जब होता है ना, उसका भरपाई राइजर के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जब ये लिक्विड मान लो, वही तो होगा ना, घुमा फिरा का बात वही है। इसके अंदर का जो लिक्विड रहेगा ना, केविटी के अंदर का लिक्विड है, वो जैसे जैसे आपका अभी लिक्विड में ही है और धीरे धीरे श्रिंक करने स्टार्ट करने लगता है, तब भी यही भरपाई करता है, नीचे की ओर आते रहता है। और जब मेरा सोलिडिफिकेशन होता है, इन्हें फेज चेंज करता है लिक्विड से सॉलिड की ओर, तब भी श्रिंक करता है, तब ये भरपाई करता है। लेकिन जब पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है ना, तब राइजर भी तब तक ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तब तक राइजर भी सॉलिड हो जाता है, तब ये भरपाई नहीं कर सकता। तब सॉलिड श्रिंकेज का भरपाई कौन करता है, वो करता है मेरा पैटर्न करता है। बाकी सॉलिड और सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे जो श्रिंकेज होता है उसका आपका अलाउंस मतलब कंपनसेट कौन करता है, राइजर के द्वारा किया जाता है, जिसको मैं पहले आप लोग को बता चुका अलाउंसेस में, जो पैटर्न में अलाउंसेस देते हैं वहाँ मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। चलिए, तो राइजर भी हो गया। तो यहाँ से मैंने आप लोग को ना सबके बारे में बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले कॉन्सेप्ट इतना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था,
एंड यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कितनों पढ़ने के बावजूद भी बार बार पूछते रहते हैं, सर जी ये सर बताए थे क्लियर नहीं हुआ, वो यहाँ बुक से पढ़े वो क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि इसको बड़ा अच्छा से बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि एलिमेंट ऑफ गेटिंग डिजाइन आप लोग यहाँ पे समझ लो, ठीक है। मैं देखो आप लोग सोचते होंगे मैं बैक करके क्यों जाता हूँ, मैं ना, अच्छा आप लोग सोचते होंगे ना मैं यहाँ पे क्यों दबा रहा हूँ, यहाँ पे बैक दबा रहा हूँ, रीडो दबा रहा हूँ, ठीक है। अंडो करता हूँ इसलिए करता हूँ क्योंकि सारे चीज़ हट जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हटाऊंगा ना, जैसे आप बोलोगे सर मिटा हो सकता है, इरेज कर ही सकते हैं पेन, तो यहाँ पे इरेज कर दिया ना, लेकिन ये इरेज नहीं होगा ना, इसको इरेज करेंगे तो आपका फिगर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीपीटी के फॉर्म में तो है नहीं, मैं खुद अभी जस्ट लिख के यहाँ पे आता हूँ। एक सेकंड देखो, ये आपका रेडो अंडो नहीं हो रहा है, अब ये रीडो होगा, ठीक है। रीडो मतलब जो आगे की वो, लेकिन अंडो नहीं हो रहा, अंडो लास्ट यही तक हुआ। अब दिक्कत क्या हुआ बताइए, अब दिक्कत ये हो गया ना कि मैंने जो यहाँ पे ये सभी को कर दिया ना, अब ये जाए मिटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब ये वाला चीज़ मिटेगा नहीं, तो अब मेरा काम यहाँ पे बढ़ गया कि मुझे फिर से इस फिगर को अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। होना तो चाहिए बट ये हो नहीं रहा है, तो अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको अच्छे से कर देंगे। जस्ट अ मिनट, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि कंटेंट को बनाने में मुझे पता कि कितना मेहनत लगता है, तो मेरा बस ये मानना है, बार बार कहता हूँ कि आप लोग बस अच्छी तरह से पढ़ना। चलो मैं एक बार इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ, एंड ये हैचिंग कर देते हैं। ये पार्टिंग लाइन को मैं बना देता हूँ, ये आपका पार्टिंग लाइन था, इसके थ्रू पार हो रहा है, ओके। फिर यहाँ पे हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग क्यों किया जाता है आपको पता है? हैचिंग हम लोग दिखाते हैं जब हम लोग काट के कोई चीज़ को दिखाना रहता है ना, जैसे मान लो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, जैसे मान लेते कोई एप्पल है, मैं एप्पल बनाने से कहूँ, चलो कोई नहीं, एप्पल ना सही मैंगो बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंगो बन गया ना, अब मैंगो के अंदर आपको नहीं पता क्या है, तो इसको मैं क्रॉस सेक्शन जब भी कोई कर देता है, समझ लो उसके अंदर का पार्ट देखा, जैसे अंदर में मान लो यहाँ पे सीड होगा इसका, तो अभी इस तरह क्रॉस सेक्शन कर देंगे, क्योंकि अभी हमको एप्पल या फिर मैंगो को हाफ काट के आपको दिखाया जा रहा है कैसा दिख रहा है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उसको कटिंग करके, हाफ कटिंग करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हैचिंग किया जाता है। हैचिंग का मतलब होता है उसके अंदर का क्रॉस सेक्शन दिखाने का वो कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं पढ़ाने के बाद भी थोड़ा अच्छा से आप लोग को कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को नोट्स भी इतना अच्छा मिले, सुंदर मिले, क्योंकि जब तक आपका अच्छा सुंदर नहीं नोट्स रहता ना, आपको फिर से पढ़ने का मन नहीं करता, रिवीजन करने का। आप जैसे तैसे लिखोगे ना, कभी ट्राई करना, आप जैसे तैसे लिखो, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर आप अच्छी तरह से नोट्स को प्रिपेयर करते हो तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक सेकंड, हाँ, मैं हाईलाइट वाइट लेना चाह रहा था ताकि ये राइजर का हटा सके। ओके, तो ये हट नहीं रहा है, ये वाइट ले ही नहीं रहा, आई थिंक ना, यस, हाँ ले तो लिया। चलिए, तो यहाँ से सब चीज़ आप समझ गए होंगे, A to Z मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अब बारी आता है यहाँ पे क्या, 1 by 1 करके चीज़ को पढ़ने का। जैसे कि यहाँ पे मैंने और एक चीज़ बताया जब स्टार्ट करा था कि सर जी मेरे लिए यूजफुल कितना है, तो आप बोलेंगे सर यूजफुल मेरा केवीटी के अंदर, केवीटी के अंदर। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज़ लिखा हुआ था ना, कास्ट ऑब्जेक्ट, तो वो भी तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे लिए तो कास्ट ऑब्जेक्ट यही है, दिस इज माई कास्ट ऑब्जेक्ट, कास्ट ऑब्जेक्ट, यही मेरे लिए कास्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरे लिए तो बस यही जरूरत है, इसी को मैं निकालूंगा, बाकी चीज़ों को तो मैं तोड़ के हटा दूंगा, कटिंग करके, मेटल कटिंग करके क्या करूंगा, हटा दूंगा। चाहे वो राइजर रहे, रनर रहे, स्प्रू वेल रहे, सबको मैं कट के हटा दूंगा। मेरे लिए यही है इंपॉर्टेंट। लेकिन बाकी चीज़ों को यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहा जाता है कास्टिंग यील्ड। कास्टिंग यील्ड मेरा क्या बताता है, कास्टिंग मेरा यील्ड ये बताता है कि मेरा एक्चुअल में कितना जरूरत है कास्टिंग करने के लिए, वॉल्यूम, मेटल मतलब जो लिक्विड मेटल डालते हैं उसका कितना जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा डालना है ना। क्योंकि अब देखो ना, यहाँ पे भी मोल्टन मेटल आया, रनर में भी आया, राइजर में भी कुछ मोल्टन मेटल गया, और आपका स्प्रू हो गया, स्प्रू बेसिन हो गया, ये सब में भी मोल्टन मेटल गया। तो अगर मुझे 1 kg का, मान लो 1 लीटर का मोल्टन मेटल को पिघाले हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ 1 लीटर ले लेगा, यहाँ कितना ले लेगा, 1 लीटर ले लेगा, 1 लीटर ले लेगा। लेकिन मैं 1 लीटर से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है कि राइजर में कितना बनाना है, इसमें कितना बनाना है, इसमें कितना डालना पड़ेगा, तो उससे मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये कौन बताता है, मेरा कास्टिंग यील्ड बताता है। कास्टिंग यील्ड बेसिकली ये बताता है कि कास्टिंग केविटी में कितना मोल्टन मेटल का जरूरत है, और एक्स्ट्रा मुझे कितना चाहिए, क्योंकि बहुत भी ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि वेस्ट भी मुझे नहीं करना। क्योंकि एक बार मेल्ट करने के बाद अगर आप फिर से उसको सॉलिड करके मेल्ट करोगे ना, तो उसका प्रॉपर्टी गिर जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार ही ज़्यादा वेस्ट करूंगा। तो वहां से एक टर्म आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर कास्टिंग यील्ड। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कास्टिंग यील्ड के बारे में।
तो यहाँ से आप लोग का थ्योरी स्टार्ट हो जाता है। तो कास्टिंग यील्ड यहाँ पे देखो और यहाँ पे क्या डेफिनेशन है उसको देखो, मैंने तो आप लोगों को समझा ही दिया कि कास्टिंग यील्ड मेरा क्या बताता है। ओके तो यहाँ पे कास्टिंग यील्ड, तो कास्टिंग यील्ड मेरा क्या बताता है यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ये मेरा किसका रेशियो बताता है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का टू द वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल जिसको पोर करते हैं, मतलब जितना मोल्टेन मेटल डाल रहे हैं, ठीक है, उसका और कितना मुझे जरूरत है कास्टिंग के लिए। ऊपर में जो वीसी है ये वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग बता रहा है, मतलब वो जो केवीटी के अंदर है, समझ आया कि नहीं, ये मेरा क्या बताता है, केवीटी के अंदर जितना है ना, ये केवीटी के अंदर, जो केवीटी के अंदर कितना मेरा मोल्टेन मेटल चाहिए वो मेरा बता रहा है वीसी, और ये मेरा वीसी प्लस वीजी, मतलब वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट। और गेटिंग एलिमेंट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी हम लोग रनर रहा, ऊपर में मेरा राइजर था, फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे स्प्रू था, स्प्रू वेल था, ये सब में कितना और एलिमेंट या और कितना मेटल का जरूरत पड़ रहा है उसको बताता है गेटिंग एलिमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट मेरा क्या बताता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे सिर्फ वीजी का यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक सेकेंड है, ठीक है, और वीसी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ दी कास्टिंग हो गया। तो यहां से ये चीज क्लियर आप लोग को हो गया होगा। तो ये तो वीसी को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड योर, एक सेकंड, ये वीसी बता रहा है एंड मेरा वीजी को बता रहा है, वीजी मतलब वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट। तो नीचे में हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट, और ऊपर में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, इन दोनों का रेशियो मेरा बताता कास्टिंग यील्ड को। चलिए अब यहां पे बात आता है कि सर जी कास्टिंग यील्ड यानी सी वाई, यहां पे सी कैपिटल लेते हैं, वाई हम लोग स्मॉल लेते हैं, कास्टिंग यील्ड का वैल्यू कितना होता है। देखो यहां पे कास्टिंग यील्ड का अगर मैं बात करूंगा डियर स्टूडेंट, तो कास्टिंग यील्ड मेरा कभी भी एक से जो है ना वो बड़ा नहीं होता, हमेशा मेरा एक से छोटा होता है। एक केस होता है जहां पे कास्टिंग यील्ड मेरा एक होता है, कुछ केस होता है जहां पे एक मेरा 1 होता है। अब मैं समझा रहा हूं कैसे, पहले बात करते हैं सर एक से कम क्यों होता है। ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज ये मेरा ग्रेटर देन, मतलब कभी भी ये मेरा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, हमेशा ये छोटा रहता है। कब, देखो क्यों, एक चीज बताइए, अगर ये मेरा ऊपर में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है, ठीक है सर जी, वॉल्यूम ऑफ ऊपर मेरा कास्टिंग और नीचे में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस गेटिंग एलिमेंट में, क्या ऐसा कभी हो सकता है यहाँ पे अगर मैं रेशियो में लूंगा तो या तो मैं लूंगा जैसे कि लूंगा यहाँ पे क्या 1/1 लेता हूँ, 1/1। अब ये 1/1 कब होगा, मान लो यहाँ पे 4/4, मान लो 4 लीटर ऊपर में वॉल्यूम लिए और नीचे में 4 लीटर लिए, तो 4/4 कट के मेरा 1/1 आ गया। ये कब हुआ, जब हम लोग भाई VG को नहीं लिए, जहां पे मेरा VG इक्वल टू 0 हो गया, तो ये पूरी तरह से 0 हो गया, बचा कौन लिखा, ऊपर में VC नीचे में VC, यानी वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो ये तभी होगा ना जब डायरेक्ट का डायरेक्ट हम लोग केविटी के अंदर फिल करेंगे, ये मेरा केविटी रहा और इसी के अंदर डायरेक्ट मोल्टेन मेटल जब मैं फिल करूंगा ना, तभी ये हो सकता है, तभी ये जाके हो सकता है, जहां पे मेरा ना तो राइजर का यूज करेंगे ना रनर का। और ये एक केस होता है, वो कहां होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक रोलर जैसा लेते हैं जो रोटेट करते हुए रहता है, और उसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह का रोलर रहता है और इसके अंदर ये रोटेट कराते रहते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। तो चारों तरफ मोल्टेन मेटल जाता है और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद मेरा होलो पाइप जैसा मुझे मोल्टेन मेटल का या किसी भी ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता है। समझ आया, होलो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग रनर राइजर का यूज नहीं करते, तो वहां पे मेरा VC ऊपर में भी रहा, नीचे भी VC रहा, VG का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो दोनों कट के मेरा एक आ जाता, तो वहां पे मेरा जो कास्टिंग यील्ड है ना वो एक आ जाता है, राइट। अब बारी आता है बाकी चीजों का, बाकी जगहों पे आप कहीं ना कहीं तो यूज करोगे ही करोगे, बाकी जगहों पे आप तो यूज करोगे ना, क्या यूज करोगे, गेटिंग एलिमेंट का यूज करोगे। नीचे में गेटिंग एलिमेंट का वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहेगा ही, इट मीन्स वहां पे आपका जो VC है, मान लेते हैं एक ले लेते हो है ना, VC का VC डिवाइड बाई VC प्लस VG, ठीक है। तो आपने एक लीटर लिया तो नीचे में 1 लीटर नहीं 2 लीटर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट VG, इसमें भी रनर में राइजर में भी कुछ वॉल्यूम गया तो 2 लीटर होगा। या फिर ऊपर में 1 लिए तो ये 3 हो सकता है, या फिर ऊपर में 1 लिए तो 4 हो सकता है, मतलब नीचे हमेशा ज्यादा ही होगा। एक ही केस होता है जहां पे कम होता है, जैसे मैंने कहा आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, उसमें 1/1 होगा, मतलब यहाँ पे VG इक्वल टू मैंने 0 ले लिया था, बाकी में तो G0 नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना आपका कास्टिंग में जितना एलिमेंट चाहिए उससे कम तो नहीं देंगे ना। आप 1 लीटर का कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हो, उससे कम देंगे तो वो तो ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा ही नहीं, तो इससे कम तो ये हो ही नहीं सकता। नीचे VC तो होगा ही होगा, ऊपर में जितना है। तो यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1/2 यानी कम हुआ, 0.5 हो गया, 1/3 0.33 हो गया, ये 0.25 हो गया, यानी घटेगा ही, कभी भी बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं यहाँ कहा कि जो कास्टिंग यील्ड होता है ना, ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन हो जाता है 1, लेस देन और इक्वल टू 1 होता, कभी भी ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा। समझे यहां से नहीं, समझे कि नहीं, आई होप सो यहां से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए ओके,
तो यहाँ से चलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हो कि VC जो है ना वो ऑलवेज होता है ग्रेटर देन VG, यानी कि नीचे का VC प्लस VG का, ठीक है ये चीज़, क्योंकि VC हमेशा बड़ा होगा, तो इसीलिए ये चीज़ क्या होगा, जो कास्टिंग इनलेट है ऑलवेज मेरा हो जाएगा लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू 1 फॉर एक केस मैंने बता दिया, वो चीज़ आप लोग को समझ गए होंगे। ओके अच्छा, ये इक्वल होता है किसके लिए, फॉर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, ठीक है, वो मैं बाद में आप लोग को दिखा दूंगा कि चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू 1 फॉर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, बिकॉज चलिए कोई नहीं, क्योंकि गेटिंग एलिमेंट का यूज़ नहीं करता है, राइजर का यूज नहीं होता है, इसीलिए तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए नाउ, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए ये चीज़, कास्टिंग इल्ड समझ गए। अब बात करते हैं स्प्रू का, स्प्रू आते हैं यहाँ से, ये स्प्रू का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, दिस इज योर स्प्रू, स्प्रू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्प्रू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात हम लोग, मैंने आपको कहा था कि स्प्रू का जो हम लोग लेते कैसे हैं, लेते तो हम लोग टेपर सिलेंडर लेते हैं, टेपर सिलेंडर है, टेपर सिलेंडर हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन ये मेरा आइडियल नहीं होता है, मैंने आपको आइडियल बताया था। आइडियल क्या होता है, ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, पाराबोलिक कोन की तरह होता है। बारी आता क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मेरा डिफेक्ट होता है, एक मेरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। पहले तो आपको वो समझाना पड़ेगा, वैसे मैं आप लोग को समझा दिया था, लेकिन फिर भी समझो। होता क्या माय डियर स्टूडेंट, जो स्प्रू होता है ना, वो मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर होता है, क्योंकि देखो स्प्रू कहाँ रहता है, अगर मैं स्प्रू का यहाँ पे डिजाइन दिखाऊंगा आप लोग को बोलूंगा, तो देखो स्प्रू मेरे यहाँ से कनेक्टेड है ना, यहाँ तक है, तो स्प्रू मेरा डायरेक्ट, ये तो ऊपर में एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर के डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट में रहता है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है तो एयर उससे आएगा, क्योंकि जब मोल्टर मेटल यहाँ पे हम लोग पोर करते हैं मोल्टर मेटल, तो मोल्टर मेटल का हवा से ही डाला जाता है ना, मतलब मेरा बात समझो। जैसे मैं यहाँ पे कोई फिगर आपको दिखाता हूँ, बहुत सारा फिगर तो मैं आपको लाया था, जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मोल्टर मेटल डाला जा रहा है ना, तो मोल्टर मेटल जो यहाँ पे डाला जा रहा है, यही आपका क्या है, मान लो कोई कंटेनर जैसे मोल्टर मेटल डाला जा रहा है, ये नीचे जो है ना, दिस इज योर स्प्रू, दिस इज योर स्प्रू है जहाँ पे डाला जा रहा है, तो ऊपर में तो एयर भी है ना, तो एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मेरा रहता है स्प्रू। अब इसका घाटा क्या होता है उसको समझना, उसका घाटा क्या होता है उसको समझना। चूंकि मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में रहता है मेरा स्प्रू, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में रहता है, होता क्या है ना कि देखो मेरा नीचे में, चूंकि यहाँ पे देख रहे हो धीरे धीरे वॉल्यूम मेरा घटते जा रहा है, वॉल्यूम एरिया मेरा घट रहा है। यहाँ का एरिया का अगर बात करेंगे ना, एक सेकंड, यहाँ अगर एरिया का बात करेंगे तो यहाँ इसका एरिया जो है ना, एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का अगर एरिया का बात करेंगे तो एरिया कम है। तो चूंकि एरिया कम होता है तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है ना वो ड्रॉप कर जाता है, यहाँ पे क्या करता है, प्रेशर मेरा ड्रॉप कर जाता है, प्रेशर मेरा ड्रॉप कर जाता है। तो ऊपर में क्या होता है, प्रेशर मेरा हाई हो जाता है, तो ऊपर में जब मेरा प्रेशर हाई हो जाता है तो क्या होता है, हाई प्रेशर तो लो प्रेशर सक कर लिया जाता है सारे एयर को, तो यहाँ पे जितने भी एयर पार्टिकल होगा ना, ये सभी का सभी एयर जो पार्टिकल है वो सक कर लिया जाएगा, अंदर खींच लिया जाएगा विद द हेल्प, जब मोल्टर मेटल को डालेंगे तो मोल्टर मेटल के साथ बहुत सारा जो है एयर पार्टिकल भी आ जाएगा, और वो स्क्रू के होते हुए मेरा गेट के थ्रू, रनर के थ्रू कहाँ कहाँ अंदर चल जाता है, केविटी के अंदर, और वो मेरा डिफेक्ट क्रिएट करता है, गैस डिफेक्ट वगैरह और अदर कई तरह का डिफेक्ट मेरा होने लगता है, मेरा क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता, कास्टिंग प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता है, डिफेक्ट वगैरह होने लगता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ को हमको क्या करना, इसी को हम लोग एयर एस्पिरेशन इफेक्ट कहते हैं। पहले तो आप समझो, अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले आप लोग समझो। तो देखो अब डेफिनेशन की ओर जाते हैं, यहाँ पे उसी डेफिनेशन के यहाँ पे कहा गया है दैट एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी एयर का बात करें, एटमॉस्फेरिक गैसेस में एयर रहता है, कैन बी एब्जॉर्ब इन द गेटिंग एलिमेंट, गेटिंग एलिमेंट ऑब्जॉर्ब किया जाता है, गेटिंग एलिमेंट मतलब उस पूरा रनर राइजर सबके थ्रू वो गेटिंग एलिमेंट में चल जाता है, मतलब केविटी में चल जाता है। इन द लो प्रेशर एरिया विल मिक्स एंड अप विद द मोल्टर मेटल एंड फॉर्म द गैस इफेक्ट इज नोन एज एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। अब मुझे इससे बचना है, इससे मुझे अवॉइड करना है, इससे बचना है। अब अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट द आइडियल शेप इज पैराबोलिक कोन, तो हम लोग क्या लेते हैं, पैराबोलिक कोन लेके चलते हैं। ये देख सकते हो पैराबोलिक है, ठीक है। ये अभी ना फिलहाल हम लोग ये जो मैंने कहा ना एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, इसको मान लो इस तरह का लिए हम लोग, शुरू में आप चलो कि इस तरह का लिए, सिलेंड्रिकल टाइप से लिए, पहले मैं सिलेंड्रिकल लेके चला, तो सिलेंड्रिकल में क्या हुआ, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट हुआ, ठीक है। तब मैं क्या करता हूं कि भाई इसका आइडियल शेप क्या था, कोनिकल टाइप से होता है, इस कोनिकल बोल रहे हैं, पैराबोलिक होता है, इस तरह का पैराबोलिक। अगर इस तरह का पैराबोलिक होगा ना, इसको मैं प्रूव करूंगा कि क्यों पैराबोलिक अच्छा होता है, तो पैराबोलिक हुआ, ठीक है। लेकिन होता क्या माय डियर स्टूडेंट, पैराबोलिक का जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बनाने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा, पहली बात तो टाइम टेकन लगता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगता है। जो पैराबोलिक कोन होता है, पैराबोलिक कोन तरह का स्क्रू बनाने में टाइम टेकन होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इतना टाइम लेता है, इतना कॉस्टली हो जाता है कि जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा महंगा हो जाता है।
समझ आया। अब मान लो आप एक थाली लेने गए, एक बर्तन लेने गए, जैसे आप लोग लेते हो क्या, जैसे कि कुकर प्रेशर, घर में सबके दाल वगैरह बनता है, चावल बनता है, बहुत सारा चीज़ बनता है कुकर प्रेशर में, तो वो भी कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है। अब एक कुकर प्रेशर का अच्छा से अच्छा कुकर प्रेशर कितना होगा, 1000, 2000, 3000 होगा। अब मान लो मैं इसके थ्रू बनाऊंगा, इसके थ्रू, जहाँ पे ऑब्वियसली मतलब कहीं कास्टिंग अगर किया गया कुकर प्रेशर को, तो केविटी क्रिएट किया होगा, उसमें मोल्टेन मेटल को फिल किया गया होगा, उसमें भी स्क्रू होगा। अब उस स्क्रू को हम लोग अगर बनाएंगे पैराबोलिक कोन, तो वो उसके चलते ना कॉस्ट इतना भाग जाएगा कि उस कुकर प्रेशर का 10-15 हज़ार कीमत हो जाएगा। तो क्या कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे इस कॉस्ट को, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग पैराबोलिक कोन यूज नहीं करते हैं, और करते क्या हम लोग टेपर सिलेंड्रिकल करते हैं। यानी कि अब हम लोग करते हैं इस तरह का टेपर सिलेंड्रिकल, क्योंकि सिलेंड्रिकल था उसको बस टेपर कर देते हैं। समझ आए मेरी बात की नहीं? हम लोग क्या करते हैं, टेपर सिलेंडर करते हैं। टेपर सिलेंडर मतलब देखो, ये मैं सिलेंडर लिया था, लेकिन सिलेंडर में एयर एस्पिरेशन हुआ तो उसको मैं टेपर सिलेंडर कर दिया, मतलब यहां से इस तरह करके टेपर सिलेंडर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो एयर एस्पिरेशन है वो मेरा घट जाता है। एयर एस्पिरेशन क्या होता है, मेरा घट जाता है। ये चीज मेरा होता है, ये मेरा एयर एस्पिरेशन हुआ, इससे कैसे बचते हैं और क्यों हम लोग जो है वो टेपर सिलेंडर लेते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और आइडियली क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टेपर सिलेंडर, बट क्योंकि ड्यू टू एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, ये क्यों होता है, क्योंकि लो प्रेशर जो वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और इसके चलते मोल्टेन मेटल जो है वो मिक्स होकर इससे गैस डिफेक्ट क्रिएट करता है, जिसको हम लोग एयर एस्पिरेशन इफेक्ट कहते हैं। और इससे हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग पैराबोलिक कोन लेते हैं, लेकिन चूंकि ये मेरा काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी होता है, तो हम लोग लेके क्या चलते हैं, आइडियली हम लोग लेते हैं टेपर सिलेंडर हम लोग बनाते हैं, राइट। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए, अब इतना अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा हाँ, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर क्यों, जैसे मैंने कहा ना कि पैराबोलिक जो है शेप है उसको क्यों आइडियल माना गया है, आइडियली आखिर क्यों होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। एक हम लोग एक देखते हैं डेरिवेशन, इसके थ्रू आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि पैराबोलिक कोन को ही क्यों आइडियल माना जाता है। देखो, ये मेरा स्क्रू दिया गया है और ऊपर में आप देख सकते हो पोरिंग बेसिन है, पोरिंग बेसिन या फिर पोरिंग कप, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे आपका क्या स्क्रू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रू है, और ऊपर में क्या है, पोरिंग बेसिन है। अच्छा ठीक, तो इसको मैं क्या कलरफुल कर दूं आप लोग के लिए, ताकि समझ आएगा। ये पोरिंग बेसिन और पोरिंग जो कप है ना, इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ओके। एंड अगर बात करेंगे पोरिंग कप का, यानी स्क्रू का, तो स्क्रू आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू हो गया। तो यहाँ से देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को कहाँ कहाँ के लिए लिया गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो ये बता रहा कि यहाँ से मेरा जो है कप, यानी यहाँ से मोल्टेन मेटल को फिल किया जा रहा है, डाला जा रहा है, क्योंकि पोरिंग कप में मोल्टेन मेटल आता है, ठीक है, उड़ेला जाता है, पोर किया जाता है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है स्क्रू, एक सेकंड, ये तो हाईलाइट यहाँ से दिख ही नहीं रहा, एक सेकंड है, ओके, पता नहीं हमको इसको फिर से लिखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब भी नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ये येलो आप समझ लेना, येलो जो है वो हम लोग स्क्रू को दिखा रहे हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, एक पहला सेक्शन हो गया, ये मेरा दूसरा सेक्शन हो गया, मेरा तीसरा सेक्शन हो गया। तो पहला सेक्शन कहाँ है, जहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल क्या किया जा रहा है, पोर किया जा रहा है। सेकंड सेक्शन कहाँ है, जहाँ पे मेरा स्क्रू स्टार्ट हो रहा है। और थर्ड सेक्शन कहाँ है, जहाँ मेरा स्क्रू मेरा एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तीनों सेक्शन। अगर हाइट का मैं बात करता हूँ, यहाँ पे HC लिया गया, HC क्या है, ये मेरा बता रहा है हाइट ऑफ दी, ये क्या बता रहा है, हाइट ऑफ दी कप। इसलिए मैंने कहा ना, एग्जाम में कभी भी HB करके नहीं दिखाएगा, बेसिन नहीं बोलेगा, HC करेगा। तो हाइट ऑफ द कप और हाइट ऑफ द बेसिन वही बात किया गया है। और HS क्या है, ये हाइट ऑफ द स्क्रू है, दिस इज योर हाइट ऑफ स्क्रू। एंड HT क्या है, दिस इज योर टोटल हाइट, टोटल हाइट। टोटल हाइट मतलब इसमें मेरा HT इक्वल टू बोल सकते हैं कि HT इक्वल टू मेरा है HC प्लस HS, ये हो गया मेरा टोटल हाइट। समझ आया कि नहीं, ठीक है, ओके, इतना चीज समझ गए। अब हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन लगाते हैं जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 में क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है, वो आप जानो।
देखो 2 और 3 में लगाने के पीछे रीजन यही है कि 2 ही से मेरा जो है भाई, अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग, स्प्रू का स्टडी कर रहे हैं ना, तो स्प्रू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 में एंड हो रहा है, 2 में हम लोग इंटर किए, मतलब स्प्रू में इंटर किया मोल्टर मेटल, और 3 से फिर बाहर हो गया, बाहर होने के बाद ये प्लस कोर में जाएगा, फिर रनर में जाएगा, लेकिन मतलब मुझे यही 2 और 3 से है, इसलिए मैं अब 2 और 3 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि जो भी मेरा मास फ्लो होता है एक गेट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इक्वल होता है, यानी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वो हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लेता हूँ दोनों के बीच में, तो वही कहा गया एरिया a2 इंटू v2 यानी सेकंड पॉइंट पे, और इज इक्वल टू a3 इंटू v3 थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या मैंने करा, एरिया को एक साइड ले लिया, a2 डिवाइड बाई a3 इज इक्वल टू v3 डिवाइड बाई v2, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, रूट अंडर 2gh हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं, बिल्कुल लेके चलते हैं, तो मैं कर सकता हूँ कि v3 इक्वल टू रूट अंडर 2g, लेकिन v3, अब v3 के लिए कौन सा हाइट लेंगे, 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ हाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, क्योंकि हाइट याद रखना हम लोग कप से ही लेंगे, कप से ही टोटल हाइट लिया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट लेंगे, हम लोग स्टार्टिंग से हाइट लेंगे, तो यहाँ तक का 3 तक का, तो 3 तक के लिए पूरा हम लोग hc प्लस hs लेंगे, यानी ht लेंगे, तो यहाँ पे करा गया इसलिए 2ght। और अगर बात करेंगे v2 का, यानी कि आपका वेलोसिटी ऑफ दी सेकंड पॉइंट, यानी जहां पे इंटर मेरा कर रहा है, तो ये कितना हाइट है, यहां से लेकर यहां तक का ओनली h2, क्योंकि 2 पॉइंट तक ले रहे हैं तो ओनली hc लेंगे, तो फिर से आ जाएगा 2gHc, यहां समझ गए। अब यहां पे मैं क्या करूँ, 2g को कट कर दूंगा, 2g को मैंने यहाँ पे कट कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कट कर देता हूँ, ये 2g खत्म हुआ, g खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, g खत्म हुआ, यानी ओनली बचेगा ht डिवाइड बाई hc, तो भाई a2 डिवाइड बाई a3 इक्वल टू रूट अंडर ht डिवाइड बाई hc। अब यहाँ पे जब रूट अंडर को मैं हटाता हूँ तो एरिया की तरफ लाता हूँ तो ये स्क्वायर में आ जाता है, तो क्या मिला मुझे, ht डिवाइड बाई hc इज इक्वल टू a2 डिवाइड बाई a3 का होल स्क्वायर, और ये बेसिकली मेरा पैराबोलिक इक्वेशन होता है स्क्वायर का। तो यहाँ पे आप क्या मिला कि मेरा पैराबोलिक इक्वेशन मिला मेरा स्क्वायर का, यानी कि पैराबोलिक शेप बनेगा, इसीलिए ऑटोमेटिक मुझे पता चल गया कि एरिया जो होता है ना, जो हम लोग लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए, इसलिए मेरा आइडियली ये होता है। आइडियल शेप अगर बात करेंगे, आइडियल शेप ऑफ द स्क्रू है ना, वो क्या लेके चलते हैं, पैराबोलिक, लेकिन चूंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी होता है, टाइम लगता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो हम लोग पैराबोलिक ना लेके हम लोग टेपर्ड सिलेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं, टेपर्ड सिलेंडर लेके चलते हैं। समझ आया कि नहीं, ये चीज आप लोग का होता है। चलिए, तो यहां आप लोग ये भी चीज को समझ गए होंगे। चलिए सबको मिटाते हैं, ओके, इसको रहने देते हैं इतना, एंड ये हाईलाइट को बस यहाँ पे कर देते हैं, ये चीज़ और ये चीज़ कर देते हैं, इतना हो गया। चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन इसलिए देखेंगे तो क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ताकि आप लोग कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी भी डरो नहीं और क्वेश्चन को बना लो। तो चलिए मेरे साथ आप लोग सोल्यूशन करना, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता नहीं है, बस आप एक बार फिगर बनाना सीख गए ना तो फिर हो जाता है। तो क्या कहा गया है, अ गेटिंग डिजाइन स्क्रू इज डिजाइन टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा कि भाई एयर एस्पिरेशन इफेक्ट बचाने के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे ऐसा स्क्रू को ताकि उससे एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ना हो, यानी कि नीचे में लो प्रेशर क्रिएट होगा एरिया कम होने के चलते, जिसके चलते क्या होता है, एयर मेरा अंदर आ जाता है, गेस्ट इफेक्ट होता है, उससे बचने के लिए मुझे डिजाइन ऐसा करना है स्क्रू को। फिर आगे कह रहा है टू सप्लाई द लिक्विड मोल्टर मेटल एट दिस kg पर सेकंड, मतलब ये बेसिकली ये बता रहा है कि भाई मास फ्लो रेट बता रहा है कि मास फ्लो रेट इतना हो रहा है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे बोल रहा है कि डेंसिटी यहाँ पे दे दिया गया मेटल का, ठीक है, मेटल का डेंसिटी आपको दिया गया, जितना भी दिया गया kg पर मीटर क्यूब में, यूनिट भी सही है। एज्यूम करना है हाइट ऑफ द स्क्रू का हाइट कितना लेना है आपको, 20 सेंटीमीटर लेना, सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, ओके। फिर बात आ गया है कि हाइट ऑफ द स्क्रू बेसिन या स्क्रू कप, यानी कि देखो यहाँ पे बेसिन बोला लेकिन आपको लेके चलना क्या, HC, बुक में HC लेके चलेगा, यानी हाइट ऑफ द कप, तो ये लिया गया कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे आपका HS यानी स्क्रू का कितना दिया गया, यहाँ पे HS दिया गया 5 सेंटीमीटर, एक सेकंड दोनों नहीं, ये 20 है ना, हाँ HS 20 है और HC आपका 5 है। तो आपसे बोला गया कैलकुलेट करने डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू, ठीक है, एक सेकंड, ये डायरेक्शन नहीं होगा, डायमेंशन होगा, डायरेक्शन कहां से होगा, डायमेंशन होगा, जस्ट अ मिनट, ये आपको डायमेंशन यहां पे पूछेगा कि बताइए स्क्रू का डायमेंशन क्या, डायमेंशन करने का मतलब स्क्रू को कैसे डिजाइन करेंगे, उसका डाया से लेकर, तो बेसिकली डायमीटर आपसे फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। तो मैं पहले इसको डायमेंशन करता हूं, डायमेंशन यानी कि जो मैं स्क्रू को बनाऊंगा, इस तरह से स्क्रू को बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे स्क्रू को बनाऊंगा, तो इसका डायमीटर ही आपसे पूछ रहा कि ये 2 ही डायमीटर आएगा, एक तो डायमीटर यहाँ का डायमीटर, और आपको पता है इसको हम लोग क्या, मान लो यहाँ पे एक बेसिन रहेगा,
इस तरह करके बेसिन भी रहेगा, यहाँ पे अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा सेकंड पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाएगा एक सेकंड पॉइंट यहाँ लेके चलेंगे, और ये हो जाएगा मेरा थर्ड पॉइंट। तो आपको कहाँ का डी फाइंड आउट करना है, एक तो आपको डी फाइंड आउट करना है यहाँ का, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग D2, ये आपको फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, एंड आपको फाइंड आउट करना है यहाँ का, यानी कि यहाँ का फाइंड आउट करना है डायमीटर, दैट इज कॉल्ड योर D3। तो यही दो आपको डायमीटर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर एक बार डायमीटर पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का डिजाइन करना मुझे स्प्रू को, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे और क्या दिया गया था, हाइट दिया गया था, हाइट ऑफ द स्प्रू का हाइट दिया गया था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिया गया था हाइट ऑफ द स्क्रू, यानी कि एच दिया गया था 20 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड आपका पोरिंग बेसिन का हाइट दिया गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिया गया, दैट इज कॉल्ड योर HC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर आपको इतना पता चल गया तो फिर अब कुछ रहा नहीं है। अच्छा, और क्या दिया गया यहाँ पे, मास फ्लो रेट दिया गया, यानी कि m डॉट दिया गया है, ये कितना दिया गया 20 kg पर सेकेंड, और क्या दिया गया था आपका डेंसिटी दिया गया, डेंसिटी है जो मोल्टन मतलब कितना देगा 7800 kg पर मीटर क्यूब। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ना डिस्चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर डिस्चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा ना तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू लिखते हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको रीजन, पहले यूनिट से समझ लो। डिस्चार्ज इक्वल टू होता है मेरा क्या, मास फ्लो रेट डिवाइड बाय होता है डेंसिटी, क्योंकि आपको डेंसिटी यहाँ दिया गया, मास फ्लो रेट दिया गया, तो इससे मुझे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि देखो डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है पहले आप ये जानो, अगर मैं डिस्चार्ज का यूनिट बोलूंगा ना तो वो हो जाता है, अगर मैं मीटर में लूंगा तो मीटर क्यूब पर सेकंड यूनिट होता है, मीटर के पर सेकंड। भाई डिस्चार्ज मतलब कि एक टाइम पीरियड में कितना मेटल को फ्लो कर रहा है, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है ना, यही फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि देखो, अगर मैं यहाँ बोलूंगा भाई मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट किस में दिया गया है 20 kg पर सेकंड में दिया गया, और अगर बात डेंसिटी किस में दिया, कितना दिया गया 7800, यूनिट क्या है मेरा kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई केजी से केजी तो खत्म हो गया, तो यहां पे बचा क्या, ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको कैलकुलेट करेगा ना तो आपको क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूं, 2.564 इंटू 10⁻³ और मिला क्या मेरे ऊपर चल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ऑटोमेटिकली देखो डिस्चार्ज मुझे यहाँ से मिल गया, क्या मिला मुझे, डिस्चार्ज यहाँ से मिल गया, यहाँ से मुझे डिस्चार्ज मिल गया। और जब आपको डिस्चार्ज यहाँ से मिल गया तब आप देखो कि यहाँ पे हाइट तो आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, और आपका चाहे मैं HC का बात करूँ HS का बात करूँ सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो Q इक्वल अगर मैं सेंटीमीटर में करूँ तो क्या जगह पे 25 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 2564 इंटू, या इंटू तो 10⁻³ ऑटोमेटिकली 3 कट जाएगा, ये पॉइंट जाएगा ना, ये पॉइंट से हटाएंगे यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻³ तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2564 आ जाएगा सेंटीमीटर में। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2564 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिस्चार्ज मेरा सेंटीमीटर क्यूब सेकंड में आ गया। चलिए अगर इतना मुझे चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 पे और 3 पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे और उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर देंगे A1 B1 इक्वल A2 B2। तो वहां से मुझे एरिया से फिर डायमीटर मिल जाएगा, एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर, कोई सिलेंड्रिकल है तो हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज चलता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं इस तरह का ग्राफ फिगर बना लेता हूँ कि कुछ ऐसा था, एंड आपका S इस तरह का होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, यहाँ भी सिलेंड्रिकल है और यहाँ भी सिलेंड्रिकल है। यहाँ का डायमीटर मेरा क्या माने थे, D3 माने थे, और यहाँ का हो जाएगा D2, ठीक है, ये हम लोग 2 पॉइंट मान के चले थे, इसको हम लोग 3 पॉइंट मान के चले हैं, और यहाँ पे चले हैं 1 पॉइंट मान के, ठीक है। ये मेरा क्या था, दिट इज योर H कफ है, ये मेरा क्या HS है, एंड टोटल का अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से लेकर HT आ जाएगा, टोटल हाइट, ठीक है, किसका, स्प्रू का टोटल हाइट। चलिए ठीक है, टोटल हाइट मैंने स्प्रू का नहीं, टोटल हाइट आ जाएगा, स्प्रू प्लस आ जाएगा पोरिंग बेसिन का, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप 8.2 पे मैं लगाता कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो अगर 8.2 में बात करेंगे, 8.2 तो क्या करेंगे, Q इक्वल टू डिस्चार्ज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू होता है तो आ जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, तो A2 इंटू V2, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मुझे डिस्चार्ज जस्ट अभी मुझे मिला, कितना मिला डिस्चार्ज, 2564 ही था ना, 2564 था, यस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, 2564 इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू D2 लेंगे यहाँ पे, एरिया 2 मतलब डायमीटर का 2 का होल स्क्वायर
इंटू, अगर वेलोसिटी का बात करें क्या था, 2gh, v इक्वल टू 2gh। तो याद रखना यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या ले रहे हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर। एंड अगर बात करेंगे वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, √2gh। ये मेरा हो जाएगा, दो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये एरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये मेरा वेलोसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा 2gh, लेकिन कौन सा h बताइए, यहाँ पे कौन सा h लेंगे, एरिया 2 के लिए ना, मतलब वेलोसिटी 2 के लिए, तो 2 पॉइंट यहाँ तक है, यानी कि यहाँ पे hc ओनली लिया जाएगा, hc, क्योंकि 2 ऊपर से लेकर नीचे तक, तो 2 पॉइंट यहाँ तक आ रहा ना, तो 2 तो क्या होगा, ओनली hc हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सभी चीज़ों को वैल्यू को पुट कर सकते हो, क्योंकि सब यहाँ पे दिया गया है। hc भी आपका दिया गया 5, और g आपको पता 9.81 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे यू नो दैट कि hc इक्वल टू मेरा कितना था, ये सब चीज़ तो आपको पता है ना डियर स्टूडेंट, अब बताने का जरूरत, चलो मैं लिख ही देता हूँ। hc इक्वल टू आपका था शायद 5 सेंटीमीटर, यस 5 था, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पुट करना, g इक्वल टू 9.81 पुट करना, तो यहाँ से यू विल गेट d2 इक्वल टू, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ 5.74 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में लेके चले हैं डिस्चार्ज को भी, ठीक है, और मेरा हाइट भी सेंटीमीटर में ही है। ओके, यहाँ से ये चीज़ पता चलेगा, क्योंकि ये आपका गिवन था, याद रखना गिवन, और आपको पता है ना जी का वैल्यू 9.81 लेते हैं, ठीक है, तो गिवन रहे ना रहे ये आपको लेके चलना है। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग सेम चीज़ करेंगे, डिस्चार्ज कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाएंगे 8.3 पे, यहाँ लिख सकते हैं 8.3, तो ये A3 इंटू V3, तो डिस्चार्ज फिर से वही वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे क्या, 2564 इज इक्वल टू, फिर से सेम चीज़ π/4 इंटू, लेकिन d3 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू, अगर मैं बात करूँ √2g, अब आ जाएगा टोटल हाइट, क्योंकि अब 3 पॉइंट का बात कर रहे हैं, यहाँ से बात करा गया है, तो यहाँ से टोटल हाइट हम लोग लेंगे, स्प्रू हाइट प्लस बेसिन का लेंगे, तो ht आ जाएगा। फिर से यू नो दैट ht इक्वल टू कितना दिया गया था, 20 सेंटीमीटर दिया गया था, एंड आपको फिर से g का जो वैल्यू है वो 9.81 लोगे, ठीक है, तो फिर से ये इसको वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट d3 इक्वल टू कितना वैल्यू मिलेगा मैं बताता हूँ, ये आप लोग कैलकुलेशन करके देखना कि सही आ रहा कि नहीं, 3.83 आप लोग का आंसर देखने को मिलेगा सेंटीमीटर में। तो एक बार मुझे डायमीटर दोनों का पता चल गया, तो फिर आप क्या करोगे, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही आपको डायमेंशन वगैरह जो है वो पूछा गया था, ये पता चल जाएगा, समझ आए, चलिए ये चीज़ हो गया। अच्छा हाँ, इसको ना आप एक अलग तरीके से भी बना सकते हो, एक आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हो। कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने आपको जब स्प्रू का कैलकुलेशन करा था ना, जिसमें मैंने आपको ये प्रूव करा था कि इसमें मेरा पैराबोलिक होता, तो आप ये जो आपका फाइनल इक्वेशन था ना, इसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ht दिया गया है, sc दिया गया है, एरिया के आप पुट करोगे π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर, उससे भाई π/4 कट जाएगा, d ओनली बचेगा, और एक d लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप एक d को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आपने एक d को फाइंड आउट करा, पहला d जैसे आप लोग को मिल जाएगा, d2 मिल गया, तो d2 के बाद इसको आप लगा सकते हो, कौन सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने करा था ht टोटल हाइट डिवाइड बाई हाइट ऑफ दी ht डिवाइड बाई hc इक्वल टू मेरा क्या था, a2 डिवाइड बाई a3 का होल स्क्वायर, यही आपका एक सेकंड क्यूब आया था ना, क्यूब आया था या होल स्क्वायर आया था, आई थिंक स्क्वायर था, जस्ट अ मिनट, ये स्क्वायर आया था, डेरिवेशन देख सकते हो, हाँ। एंड यू नो दैट कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि ht डिवाइड बाई hc इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, है ना, एंड का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कट जाएगा ये पूरा का पूरा, तो भाई ये पूरा कटा, ये पूरा कटा, डी ओनली बचा, और ये आपका क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और 3 लेके चले ना, तो इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो मैं डायरेक्ट करूँगा भाई ht डिवाइड बाई hc इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाई d3 का 2 और 2 पावर 4 आ जाएगा, डायरेक्ट 4 आ गया। तो बस यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक अगर d का वैल्यू d2 निकाल लिए हो, तो d2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और हम लोग d3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये एक आपका डिफरेंट तरीका है, और यहाँ पे करके मैं बता देता हूँ, और करके भी आप ऐसे भी करके फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया। एक और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन और अगर गलती से भी होगा तो ये आपका डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सेम चीज़ आप एक काम करना, पहले तो आप लोग फिगर ही बना लेना, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप फिगर बना लिए ना तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ आएगा। बहुत सारा बच्चा करता क्या है ना, फिगर ही नहीं बनाता है, तो आपने एक बार फिगर बना दिया तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। एक सेकंड, ठीक है, और इसको पॉइंट को मैं 2 मान लेता हूँ, यहाँ को मैं
3 मान लेता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं 1 मानूंगा ना, और यहाँ मैं 3 पॉइंट मान लेता हूँ इसको, ठीक है। ओके, हाइट का अगर बात किया जाए तो दिस इज योर क्या हो जाएगा आपका, बताइए फटाफट। दिस इज योर HC, यहाँ क्या हो जाएगा HS, एंड ये टोटल क्या हो जाएगा HT, ठीक है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब एक बार आप समझ सीख जाओगे ना तो बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन अ गेटिंग डिजाइन हाइट ऑफ द स्क्रू इज 200 यहाँ पे mm में इस बारी दिया गया है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द स्क्रू कितना दिया गया भाई, 200 दिया गया है, यानी कि HS 200 mm, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 200 mm में, ओके। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.2 आ जाएगा, चलिए कर ही देते हैं, मीटर में आ गया। फिर कहा गया द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल एट द बिगिनिंग इज 0.5 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी एट द बिगिनिंग कहाँ से होगा, आप स्क्रू के लिए देखो तो स्क्रू का बिगिनिंग आपका होगा यहाँ से ना, सेकंड पॉइंट से बिगिनिंग होगा। यानी कि बताइए V2 दिया गया, V3 दिया गया, तो आपको V2 दिया गया, बस यही सब तो समझना है, बाकी क्या कुछ नहीं है। तो यहाँ पे V2 दिया गया, बहुत कोई समझता समझ ही नहीं आता सर जी ये जो वेलोसिटी दिया गया है वो किसका दिया गया है, मैं लूंगा V3 लूंगा या V2 दूंगा, एट द बिगिनिंग बोल दिया ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको बिगिनिंग बोला है, यह समझ लेना कि बिगिनिंग मतलब यहाँ पे बिगिनिंग होता है, जहां से मेरा बिगिनिंग स्क्रू में घुस रहा है, ठीक है। चलिए तो V2 हो गया। अच्छा, इस डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2GHC, क्योंकि बिगिनिंग है तो HC ओनली लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हाइट ओनली लेने वाले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर HC आपको क्या यहाँ पे गिवन है, क्या SC यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे मेरा SC फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से सोल्यूशन करता हूँ। तो V2 इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू HC। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से SC फाइंड आउट करूँगा, कितना 0.0127 आएगा, ठीक है। मीटर में हम लोग लेके चले, याद रखना हाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मीटर में आ जाएगा। चलिए एक चीज़ पता चल गया। नाउ दो बोला गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रू, वेलोसिटी फाइंड आउट करना बॉटम ऑफ द स्क्रू में, मतलब ये आपको V3 यहाँ पे बोला गया है कि क्या होगा बताइए, ठीक है। V2 आपको गिवन था, V3 आपसे मांगा गया है, तो V3 क्या होगा, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि V3 यहाँ पे क्या होगा, उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यानी यहाँ पे बोला गया V3 इक्वल टू क्या, तो V3 इक्वल टू डायरेक्ट में लिखूंगा पहले तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2GHT, क्योंकि V3 में हाइट टोटल लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट लेंगे, टोटल हाइट लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई V3 इक्वल टू, देखना इसको कैसे हम लोग करेंगे, और एक तरीका 2G लिखा, HT बेसिकली क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे HC प्लस HS है, दोनों का हाइट को मैं जोड़ सकता हूँ ना, हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे आपको HC है कि नहीं, तो सर जी HC तो मेरा यहाँ जस्ट अभी हम लोग निकाले। अच्छा सर, अगर बात करेंगे HS, तो सर HS तो मैं पहले भी मीटर में निकाल चुका हूँ 0.2 मीटर, तो दोनों मिल गया। G 9.81, तो क्या अब निकल नहीं जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब क्या कुछ बचा ही नहीं, डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो मैं वैल्यू एक बार पुट ही कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 2 इंटू 9.81, फिर HC का वैल्यू है यहाँ पे 0.0 हो जाएगा, एक सेकंड 0.0127 एंड प्लस अगर बात करेंगे किसका 0.2 हो जाएगा HS का। तो बस यहाँ से V3 जो आपको आंसर मिलेगा ना, V3 का आंसर कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पे V3 का आंसर 2.04 मीटर पर सेकंड। इतना आपका वेलोसिटी देखने को मिलेगा बॉटम ऑफ द स्क्रू में। बॉटम ऑफ द स्क्रू में जो वेलोसिटी होगा वो इतना हो जाएगा, राइट। चलिए ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग गेट का। स्क्रू हम लोग देख लिए ना, फिगर से देखो, फिगर से ही हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आपका स्क्रू पूरा समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, देखो रनर, यू नो दैट, रनर के बारे में बता दिया, स्प्लेश कोर के बारे में आपको बता दिया। डायरेक्ट आ जाता है गेट के बारे में, क्योंकि गेट के रिलेटेड कुछ आपका चीज़ें हैं जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स के बारे में, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे गेट्स के बारे में। गेट जिसको हम लोग इन गेट भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। गेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन गेट भी बोलते हैं। तो अगर कहीं इन गेट बोल दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या चीज़ का बात कर दिया, गेट रे या इन गेट रे, बात एक ही है, इन गेट। तो समझते हैं कि आखिर ये इन गेट मेरा होता क्या है। तो एज यू नो दैट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मेरा एक्चुअल एंट्री पॉइंट होता है। एक्चुअल क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है जिसकी तरह मोल्टेन मेटेरियल इंटर करता है मोल्ड कैविटी में। तो यू नो दैट। नाउ द पॉइंट इज, गेट मेरा अलग अलग तरह का होता है।
गेट मेरा अलग अलग तरह का होता है। मेरा बॉटम गेट हो सकता है, टॉप गेट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं फिगर यहाँ पे दिखाऊं, जो गेटिंग एलिमेंट का मैंने पूरा डिजाइन बनाया था, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गेट है ना, वो मेरा बॉटम है, बॉटम से आ रहा है। बॉटम भी यहाँ भी नहीं, एकदम नीचे होगा, यहाँ से डालेंगे, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग टॉप गेट, जो राइजर है ना, राइजर के जस्ट अपोजिट में हम लोग यहीं से डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टॉप गेट कहलाएगा, ये मेरा बॉटम गेट कहलाएगा। कभी ना तो हम लोग टॉप गेट यूज करते हैं ना बॉटम गेट यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं भाई, पार्टीशन ऑफ गेट यूज करते हैं। जैसे ये जो है ना पार्टिंग लाइन गेट है, या अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा होगा ना, तो ये जो मेरा गेट है ना, ये मेरा कैसा गेट है बताइए तो, क्या ये मेरा टॉप गेट है या बॉटम गेट है? तो आप बोलेंगे सर ये पार्टिंग लाइन गेट है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये पार्टिंग लाइन मेरा कहां से पास हो रहा है, एकदम बीच से पास हो रहा है। तो कुछ मेरा ऊपर वाला टॉप कहलाएगा, नीचे वाला बॉटम, दोनों का फायदा मिलेगा। पार्टिंग लाइन गेट का कहां पे यूज करते हैं? पार्टिंग लाइन गेट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे मुझे टॉप गेट और बॉटम गेट दोनों का बेनिफिट चाहिए, तो हम लोग पार्टिंग लाइन गेट का यूज करते हैं। तो ये 3 तरह का गेट, और एक होता है जिसको कहा जाता है स्टेप गेट। स्टेप्ड गेट मतलब यहाँ पे एक गेट नहीं यूज करके अगर मैं 2 से ज्यादा ही गेट करूँ, 3-4 गेट करूँ, जो बड़ा लार्ज कास्टिंग करते हैं ना, वहां पे क्या करते हैं, यहाँ एक मैंने गेट रखा, ये दूसरा गेट रहा जहां से मोल्टेन मेटेरियल इंटर करेगा, फिर यहाँ तीसरा रहा, तो तीनों से मेरा मोल्टेन मेटेरियल यहाँ पे इंटर कर रहा है। तो स्टेप गेट, तो अलग अलग गेट अलग अलग यूज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मान लो टॉप गेट रहता है, वेलोसिटी काफी हाई रहेगा, फटाफट फील होगा, फिलिंग टाइम बहुत ही कम रहेगा। अगर बॉटम गेट यूज करेंगे तो क्या होगा, उससे मेरा वेलोसिटी बहुत ही स्लो फील करेगा, है ना, टाइम बहुत ज्यादा लेगा, स्प्लेसिंग वगैरह छिटकेगा कम। जब बॉटम गेट टॉप गेट रहेगा तो बहुत ही हाई फ्लेसिंग होगा, इरोड भी कर सकता है क्योंकि हाई वेलोसिटी ऊपर से गिर रहा, राइट, समझ आया कि नहीं। पार्टिंग लाइन होगा तो उसको कहां पे यूज करते हैं, लार्ज कास्टिंग के लिए। तो ये सब चीज अब हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली थ्योरी हो रहने वाला है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टॉप गेट के बारे में, टॉप गेट से रिलेटेड चीज देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज आ जाता है मेरा टॉप गेट का, क्या दैट भाई ऑब्वियसली बात है, देखो ये मेरा मान लो केविटी है, दिस इज योर केविटी। तो केविटी से अगर टॉप गेट, ये मेरा गेट है, ठीक है, ये तो मेरा स्क्रू है, गेट बेसिकली ये है, दिस इज योर गेट। तो ये मेरा जो गेट है ना, ये टॉप से डाला जा रहा है मोल्टेन मेटल को, यहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल इंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल इंटर कर रहा है। तो अगर मेरा टॉप गेट से गिरेगा तो वेलोसिटी उसका काफी ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि टॉप गेट से मेरा स्लो होगा। टॉप गेट से गिरेगा तो फटाफट मेरा इंटर करेगा, राइट, ओके। फिर बात करेंगे आप, अच्छा और एक चीज, जब मैं टॉप गेट का यूज करता हूं ना, तो यहाँ पे हम लोग राइजर का यूज नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये राइजर की तरह बिहेव करता है। और मतलब कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर टॉप गेट के टाइम पे राइजर का यूज नहीं करते। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, या फिर लिख लो कि टॉप गेट के टाइम पे हम लोग कोई राइजर का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट, ओके। इसके लिए वेलोसिटी हाई रहेगा, फिलिंग टाइम कम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टॉप से गिरा तो फटाफट भर जाएगा। हाई डिस्चार्ज रेट भी हाई रहेगा, टॉप से गिर रहा, ठीक है। हाई टर्बुलेंस स्प्लेसिंग, भाई टर्बुलेंस बहुत जोर से गिरेगा, स्प्लेसिंग मतलब छिटकेगा, बहुत ज्यादा छिटकेगा। पानी जैसे गिरता तो कैसे छिटकता है, सेम यहाँ पे देखने मिलेगा, लेकिन वही पानी को आप नीचे से गिराओ तो क्या वो छिटकेगा नहीं, टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। एक होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है कि जब आप नल खोले हो ना, आप हाफ खोल दो, हाफ खोलोगे ना बहुत ही जोर से आवाज करेगा, छर्र से आवाज करेगा, वो टर्बुलेंट हो गया। और लेमिनार आप पूरा पाइप को खोल दो, आराम से बहने दो, या फिर पाइप को लेकर नीचे में गिरा दो, आराम से वो बहेगा। लेमिनार ना आवाज करेगा ना कुछ, आराम से पानी आएगा, ठीक है, तो उसको वो कहते हैं क्या, लेमिनार। तो ये टर्बुलेंस के साथ, क्योंकि ऊपर से गिरा ठप ढप छर्र छर्र, मतलब समझो ना, टर्बुलेंट और स्प्लेसिंग छिटकेगा भी। फिर बात करेंगे चांस ऑफ इरोजन इज हाई, भाई इरोजन चांस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऊपर से गिर रहा, जोर से गिर रहा, छटक रहा है, तो इरोड करेगा। इरोजन मतलब वो मिट्टी जो ना, क्योंकि सैंड का अगर केविटी बना रहेगा तो उसको क्या कर सकता है, इरोड कर सकता है। फिर बात करेंगे एप्लीकेशन, कहां पे इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है फेरस मेटल को। अगर फेरस मेटल का हम लोग को कास्टिंग करना है तो इसको यूज करते हैं। रीजन यू नो दैट कि जो मेटल होता है ना, फेरस खासकर जो मेटल होता है, मेटल में भी फेरस याद रखना, फेरस होता है वो बहुत ही फास्ट, जल्दी वो सॉलिडिफाई होता है। तो ये श्रिंक जो है ना बहुत ही फास्ट करता है, ठीक है, श्रिंक बहुत जल्दी करता है। तो श्रिंक करता है, यू नो दैट फटाफट श्रिंक होता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं फेरस मेटल का कास्ट करूंगा तो मैं यूज करूंगा टॉप गेट को, क्योंकि मुझे पता है कि वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, श्रिंक रेट उसका हाई रहता है। तो हम लोग वैसा मतलब गेट का यूज करेंगे जो जल्दी मोल्टेन मेटल को फील कर दे मेरा केविटी में। तो याद रखना इस टाइम पीरियड में मुझे इस तरह का गेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा नॉन फेरस, तो नॉन फेरस क्या आता है, स्लो करता है, उसमें श्रिंक रेट भी कम रहता है, तब हम लोग बॉटम गेट भी लेके चलेंगे। तो अब आ जाता है नेक्स्ट आप लोग का बॉटम गेट ही। तो चलिए उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां से टॉप गेट जो है वो आपको समझ गए होंगे। एक सेकंड, यहां पे मैं ये बता देता हूं कि दिस इज योर केविटी एंड ये रहा आपका गेट। एक सेकंड, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, बॉटम गेट देख लेते हैं। बॉटम गेट,
तो बॉटम गेट क्या हो जाएगा कि हम लोग नीचे फिल करेंगे। इसका मैं फिगर नहीं बनाया हूँ, इसका मैं फिगर थोड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। इसे कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से हम लोग फिल करेंगे। दिस इज योर बॉटम गेट। यहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल क्या करेगा, फिल करेगा। ये मोल्टेन मेटल यहाँ से जाएगा मेरा, ठीक है, मोल्टेन मेटल यहाँ जाएगा। तो दिस इज योर कैविटी। एंड अगर गेट का बात करें जाए तो दिस इज योर गेट। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, दिस इज योर गेट। कैसा है मेरा, बॉटम में है तो बॉटम गेट ये मेरा हो गया। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें होगा। भाई साहब इसमें देखो, उसका जो एडवांटेज था ना, इसका डिसएडवांटेज हो गया, और जो उसका डिसएडवांटेज था उसका एडवांटेज हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, टॉप गेट में मेरा बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा है, जो कि डिसएडवांटेज है। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कौन कौन सा मेरा एडवांटेज है, कौन सा मेरा डिसएडवांटेज है, थोड़ा थोड़ा चाहिए। जैसे बात करेंगे ना, ये सभी मेरा एडवांटेज था, ये सभी मेरा एडवांटेज था। हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो एडवांटेज है, जल्दी मेरा फिल करेगा, कम टाइम लगेगा, लेस डिस्चार्ज होगा। तो ये ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 3 जो है ना वो मेरा एडवांटेज का काम किया यहाँ पे। लेकिन हाई टर्बुलेंस, स्प्लेसिंग, चांस ऑफ इरोजन, ये मेरा क्या किया, डिसएडवांटेज का काम करा। यहाँ क्या हो गया, डिसएडवांटेज का यहाँ पे काम करा, तो ये मैंने कर दिया। लेकिन देखो यहाँ पे जो हाई टर्बुलेंस, स्प्लेसिंग, जो डिसएडवांटेज है ना, अब बॉटम में एडवांटेज हो जाएगा, और जो हाई वेलोसिटी है ये सब मेरा डिसएडवांटेज होगा। कैसे, जैसे बॉटम गेट से फिल करेगा तो कोई टर्बुलेंस मुझे देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आराम से जाएगा। कोई स्प्लेसिंग मुझे देखने को नहीं मिलेगा, आराम से जाएगा। नो चांस ऑफ इरोजन होगा ही नहीं, यही मेरा डिसएडवांटेज था टॉप गेट में। अब ये मेरा एडवांटेज बन गया, तो ये तीनों का तीनों मेरा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है। ये सब का सब मेरा एडवांटेज हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे उसमें मेरा टाइम कम लगता था, लेकिन अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी इसमें हाई था, जल्दी फील करता था, इसमें लो वेलोसिटी होगा, लो डिस्चार्ज होगा। तो ये सब का सब मेरा क्या हो गया, अब मेरा डिसएडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज होगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। आप चाहते भी नहीं हो ना कि फटाफट मेरा कास्टिंग हो, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, वेलोसिटी हाई रहे, तो ये आपका इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। चलिए एप्लीकेशन बात करते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा जो धीरे धीरे भरेगा, है ना, जिसमें श्रिंकेज वगैरह अगर स्लो भी सॉलिडिफिकेशन हो तब भी कोई इशू नहीं है, तो वो मेरा होता है नॉन फेरस। तो नॉन फेरस में हम लोग इसको यूज आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टॉप गेट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड योर पार्टिंग लाइन गेट या फिर मिडिल गेट। देखो पार्टिंग लाइन गेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, पार्टिंग लाइन हम लोग बीच में लेते हैं। देखो ये आपका स्टेप गेट है, एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे पार्टिंग लाइन पहले बना दूंगा, इसको यहाँ रखो, ठीक है। सॉरी, पार्टिंग लाइन जैसे मैंने आपको फिगर में भी समझाया था, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ पार्टिंग लाइन कैसे हो जाएगा। ये है यहाँ पे, और बीच में मैं ले लूँगा यहाँ पे पार्टिंग लाइन, दिस इज योर पार्टिंग लाइन, ठीक है। पार्टिंग लाइन ऊपर में कॉप ड्रैग मान लो है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो गेट रहेगा ना ये यहाँ से एंटर करेगा, एक सेकंड, यहाँ से इस तरह से मेरा गेट रहेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे बीच में पार्टिंग लाइन है, ठीक है, बीच में मेरा क्या, यहाँ पे पार्टिंग लाइन है। तो दिस इज योर गेट, ये मेरा क्या हो गया, गेट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, गेट हो गया। और इसके थ्रू मेरा मोल्टेन मेटल यहाँ पे इंटर करने वाला है, ये मोल्टेन मेटल यहाँ से जाएगा, राइट। तो ये क्या होता है मेरा ना, ये जब हम लोग दोनों का बेनिफिट लेना चाहेंगे ना, ठीक है, बॉटम गेट का भी और टॉप गेट का भी बेनिफिट लेना चाहेंगे, तब इसको हम लोग यूज करते हैं। या फिर कोई मान लो सिमेट्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ना रहे फिर भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल आपको पता ना, एक जैसा करने का मतलब क्या, कि मान लो इस तरह से कोई है, ऐसा है, और कोई जैसे हार्ट लो। अब हार्ट को मैं अगर बीच से कट कर दूंगा ना, यहाँ से मान लो मैंने क्या करा, हार्ट को बीच से यहाँ से कट कर दिया, जस्ट अ मिनट, बीच से यहाँ पे कट कर दिया। तो बीच से कट करेंगे तो आपको दोनों तरफ मिरर इमेज दिखेगा ना, जैसा आपको इधर दिखाई दे रहा होगा एक साइड में, दूसरा साइड में भी एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है। इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को अधिकतर कास्ट करने के लिए हम लोग मिडिल गेट का यूज करते हैं, फिर पार्टिंग लाइन गेट का। या फिर जैसे मैंने कहा, अगर नहीं रहा ना, सिमेट्रिकल नहीं रहे, फिर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों का बेनिफिट लेते हैं, टॉप गेट का भी, बॉटम गेट का भी। यानी कि टॉप गेट का क्या होता है बेनिफिट, कि भाई वो हाई वेलोसिटी होता है, हाई वेलोसिटी से जाता है, और टर्बुलेंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो मेरा लॉस होता है और वेलोसिटी मेरा हाई होता है। उस तरह बॉटम गेट का फायदा क्या होता है, कि उसमें मेरा वेलोसिटी कम होता है। मान लो, अब मेरा बात समझो, आपको पता है कि टॉप गेट का अगर बात करेंगे, टॉप गेट का, तो वहाँ आपने क्या देखा था कि वेलोसिटी मेरा हाई रहता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं वेलोसिटी हाई लूँ, तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इसका टर्बुलेंस भी होता है, ठीक है, टर्बुलेंस जो आप नहीं चाहते हो, तब आप क्या यूज करोगे, बॉटम गेट, ठीक है। बॉटम से क्या होता है, मेरा टर्बुलेंस जो होता है वो मेरा लो होता है, लेकिन वेलोसिटी इसका, आपके वेलोसिटी इसका क्या होता है, लो होता है। तो आप
इसका ये बेनिफिट यूज करोगे, इसका ये बेनिफिट यूज करोगे, तो ये दोनों का बेनिफिट को यूज करने के लिए बैलेंस करके ऐसा करेंगे कि ये दोनों का बेनिफिट मैं यूज कर सकूं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पार्टिंग इलेक्ट्रिक मिडिल गेट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया ना। बात करेंगे हम लोग फोर्थ नंबर और लास्ट आ जाएगा आपका गेट, दैट इज कॉल्ड योर स्टेप गेट। स्टेप गेट का यूज कहां करते हैं डियर स्टूडेंट, जहां पे आप लोग को लार्ज कास्टिंग करते हैं। वैसे देखो कभी कभी पार्टिंग लाइन का हम लोग लार्ज कास्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है समटाइम, लेकिन मेनली लार्ज कास्टिंग के लिए हम लोग यूज जो करते हैं वो मेरा स्टेप गेट है। इसमें आप लोग देख सकते हो ढेर सारा गेट बनाया गया है। ये देखो ये आपका एक गेट है, ठीक है, यहाँ पे एक गेट है, दूसरा गेट यहाँ पे है, तीसरा गेट यहाँ पे है, चौथा गेट यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 गेट यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये चारों गेट के थ्रू एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज योर गेट। ठीक है, दिस इज योर गेट। तो इसी तरह ढेर सारा और भी आप लोग को गेट यहाँ नजर आ रहा है। ये आपका गेट रहा, ये भी आपका गेट रहा, ये भी आपका गेट रहा। ये सब का सब क्या है, दिस ऑल आर गेट। ठीक है, ये सब का सब क्या है, दिस ऑल आर गेट। तो ये सब के गेट के थ्रू आप लोग मोल्टन मेटल को यहाँ पे पोर करोगे। तो ये कब, जो बहुत बड़ा कास्टिंग आप करो, लार्ज कास्टिंग करो, कॉम्प्लेक्स शेप है, शेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह का गेट का यूज करते हैं। तो ये रहा सभी गेट के बारे में। चलिए अब हम लोग और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, छोटा छोटा चीज़ है, तो हम लोग का क्लास खत्म हो जाएगा। एक आ जाता है मेरा फ्लूडिटी। क्या आ जाता है, फ्लूडिटी। देखो यहाँ से एक मैंने आप लोगों को बताया था मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी है फ्लोएबिलिटी। क्या मिलता है, फ्लोएबिलिटी, फ्लो करने का, मोल्डिंग सैंड का फ्लो करने का एबिलिटी को फ्लोएबिलिटी कहते हैं, ताकि वो हर एक पार्ट में जब हम लोग रेमिंग करेंगे तो सैंड जो है ना वो पैटर्न के हर एक पार्ट में जाए, ताकि जब मैं पैटर्न को बाहर निकालूंगा तो अच्छा तरह से वो केविटी बना सके, अच्छा शेप ले सके। उसके लिए प्रॉपर्टी एक मोल्डिंग सैंड का होता है। किसका होता है, मोल्डिंग सैंड का होता है। और उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, उसको कहा जाता था फ्लोएबिलिटी, फ्लोएबिलिटी। लेकिन ये फ्लोएबिलिटी नहीं है, ये फ्लूडिटी है। तो जिस तरह मेरा फ्लोएबिलिटी मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी है, उसी तरह फ्लूडिटी मेरा मोल्टन मेटल का होता है, मोल्टन मेटल का होता है, ताकि अच्छा से फ्लो करे। मोल्टन मेटल भी हर कोना में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं तक पहुंचे ही ना और वो मेरा क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। जैसे मान लो इस तरह का मेरा गेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह का मेरा गेटिंग एलिमेंट है और ये मेरा अंदर में केविटी है और ये मेरा राइजर वगैरह सब हो गया। ठीक है, इसके अंदर है। आपने क्या करा, मोल्टन मेटल यहाँ से पोर करा और मोल्टन मेटल यहाँ से आया और ये यहाँ तक गया, लेकिन कॉर्नर तक पहुँचा ही नहीं। मान लो यहाँ कॉर्नर बाकी रह गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉर्नर को फिल कर देगा, हर एक कॉर्नर तक चल जाएगा। ठीक है, हर एक कॉर्नर तक चल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखें कि इस कॉर्नर में बच गया। देखो यहाँ पे जो है वो खाली रह गया, यहाँ पे ब्लैंक रह गया। ठीक है, तब यहाँ पे जो उसका हम लोग फ्लूडिटी को अच्छा नहीं मानेंगे। या फिर यहाँ तो मैंने बहुत ही एक आपका सीधा साधा मैंने बनाया, तो मान लो ये मेरा शेप जो है ना, जो कास्टिंग का केविटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रहेगा, कुछ इस तरह का केविटी रहेगा, ऐसा कुछ हम लोग को बनाना है। तो यहाँ भी मोल्टन मेटल हर कोना तक जाना चाहिए। मोल्टन मेटल अगर यहाँ से फिल कराएंगे हम लोग तो ये भी हर एक कोना तक आना चाहिए। तो अगर मान लो हर एक कोना तक नहीं गया ना तो फिर वो खराब कहलाएगा। जैसे मान लो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, तो ये चीज़ मेरा फ्लूडिटी अच्छा नहीं रहेगा। और इसको हम लोग फाइंड आउट भी करते हैं, एक हम लोग टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उस टेस्ट को कहा जाता है फ्लूडिटी टेस्ट। फ्लूडिटी के लिए फ्लूडिटी टेस्ट करते हैं। और अच्छा, फ्लूडिटी टेस्ट जिसके थ्रू करते हैं उसको स्पाइरल टेस्ट कहा जाता है। सॉरी, फ्लूडिटी टेस्ट जो हम लोग करते हैं ना वो स्पाइरल टेस्ट के थ्रू करते हैं। इसमें हम लोग स्पाइरल जैसा एक बना देते हैं, स्पाइरल पाथ बनाते हैं और उस पाथ में हम लोग मोल्टन मेटल को फ्लो कराते हैं, देखते हैं कौन पहले बाहर आएगा। मतलब 2 मेटल मैंने लिया, एक आयरन का लिया, आयरन को भी मैंने लिक्विड मेटल कर दिया, इसको पिघाल के, ठीक है, लिक्विड मेटल कर दिया। एंड मैंने लिया यहाँ पे कोई मान लो स्टील ले लेते हैं। ठीक है, स्टील का भी लिक्विड मेटल मैंने लिया। ठीक है, मेटल लिया और यहाँ पे मैं क्या करें, ये आप स्पाइरल पाथ है और यहाँ पे मैंने मेटल को डाल दिया। तो देख रहे कौन ये आउट हो रहा, पहले जो बाहर होगा उसका ज़्यादा फ्लूडिटी है, जो भाई बाहर नहीं हो पाएगा। या फिर कोई क्या होता है कि ये घुमा यहाँ तक घुमा और यहीं पे आके रुक गया, यहाँ आके रुक गया। तो मान लो ये यहाँ के रुक गया पाथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब स्टील वाला पार्ट करेंगे। तो स्टील वाला को किया तो स्टील का मोल्टन मेटल जो है वो यहाँ से पार किया, यहाँ से ज़्यादा हो या कम हुआ, जो भी उससे पता चल जाएगा कि इसका फ्लूडिटी उससे कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा हो जाता है। तो ये हो गया मेरा चीज़। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन देख लो, आप समझ ही गए होंगे। डेफिनेशन बताने का जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बारी, है ना। तो फ्लूडिटी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट इट्स एबिलिटी ऑफ मोल्टन मेटल टू फ्लो ओवर दी गेटिंग एलिमेंट स्मूथली एंड फिल द केविटी, अच्छी तरह से फिल को कर दे। फ्लूडिटी के लिए टेस्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्पाइरल टेस्ट कहा जाता है। और बेसिकली स्पाइरल टेस्ट में होता क्या है, हाउ फास्ट द मोल्टन मेटल कम आउट थ्रू दी स्पाइरल पाथ बिफोर इट सॉलिडिफिकेशन होने से पहले कौन जल्दी पास आता है, या फिर जैसे मैंने कहा कौन ज़्यादा पाथ को कवर करेगा, ज़्यादा अंदर तक घूमेगा। कोई हो सकता है कि मोल्टन मेटल यहाँ तक आए और यहाँ तक आया, पूरा घुमा लास्ट तक यहाँ जाते यहाँ जाके सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन कोई जो है इसके बाहर तक आ जाएगा, तो उसे पता चलता है कि किसमें फ्लूडिटी
ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फ्लूइडिटी किस पे वेरी करता है वो भी जान लो। जैसे इफेक्ट ऑफ फ्लूइडिटी में किसके वो इफेक्ट करता है, मतलब कहने का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाने से घटाने से फ्लूइडिटी घटता है बढ़ता है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये आपका फ्लूइडिटी और यहाँ पे वेरी कर रहा है, फ्लूइडिटी वेरी। तो चलो इसको थोड़ा हम लोग देते हैं, ये आपका इफेक्ट ऑन फ्लूइडिटी और ये आपका फ्लूइडिटी वेरी है। तो किस पे वेरी करता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेम्परेचर का, पोरिंग टेम्परेचर का, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप पोरिंग टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो उसका फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा। अगर आप ज़्यादा गर्म दोगे तब ना अच्छा तरह से फ्लो करेगा। क्लियर पॉइंट। अगर सरफेस फिनिश वगैरह मोल्ड का जो आप केविटी क्रिएट किए हो ना, उसका अगर सरफेस फिनिश बहुत अच्छा है, पैटर्न में अगर आप सरफेस फिनिश अच्छा दिए हो तो आपका केविटी भी बहुत सरफेस फिनिश अच्छा होगा, चिकना होगा तो बहुत अच्छी तरह से फ्लो करेगा। तो सरफेस फिनिश अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे ना तो उससे भी मेरा फ्लूइडिटी जो है ना वो मेरा इंक्रीज करेगा। थर्ड आ जाता है मेरा डेंसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल। तो ऑब्वियस बात अगर ज़्यादा डेंस होगा मोल्टन मेटल, ज़्यादा डेंस होगा तो उसका मेरा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि डेंस है ना, डेंस मतलब वो मेरा हेवी है, भारी है। एक समझ हो ना, एक के अंदर मान लो 3 बॉल है और दूसरा के अंदर मेरा यहाँ पे 3 ना होकर 10-15 बॉल है, तो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर है वो आपस में अट्रैक्ट है तो वो जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है मेरा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी तो सिंपल सा कहने का मतलब विस्कोसिटी होता है क्या, जब फ्लो करता है ना वो रेजिस्ट पैदा करता है, एक लेयर दूसरे लेयर को रेजिस्ट पैदा करता है। जैसे अगर विस्कोसिटी बात करेंगे तो ऑयल ले लो और ग्रीस ले लो, ज़्यादा विस्कोसिटी किसमें है, ग्रीस में। तो ग्रीस देखो आप बहेगा, जल्दी नहीं बहेगा, लेकिन ऑयल ले लो बहेगा। उससे भी कम ले लो वाटर का देखो बहुत जल्दी बह जाता है। तो क्या होता है, ये सभी विस्कोसिटी होता है, एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है बहने से, फ्लो करने से जो रेजिस्ट करता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो अगर मेरा विस्कोसिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा घटेगा। और लास्टली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैंड। तो ये सबको ये लगता है ना कि अगर मैं वाटर को बढ़ाऊंगा ना तो आपका जो फ्लूइडिटी है बढ़ जाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट, अगर मैं सैंड ज़्यादा पानी मिलाऊंगा ना मोल्डिंग सैंड में तो आपका घट जाएगा। रीजन समझो, आप जिस प्लेटफॉर्म में मोल्टेन मेटल तैर रहा बह रहा, अगर वही बहने लगे तो काम चलेगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं। ये मेरा केविटी है और केविटी किसका है, ऑब्वियसली बात है केविटी मेरा सैंड का बना हुआ, क्या हुआ, सैंड का बना हुआ। अगर हमें बोल रहा हूं कि इसी प्लेटफॉर्म में मोल्टेन मेटल आपका बह रहा है और खुद वो बहने लगे, क्योंकि मैं इतना पानी दे दिया हूं, इतना मैं सैंड में, ये जो सैंड है सैंड के अंदर इतना मैंने वाटर मिल दिया कि खुद वो बहने लगेगा मोल्टेन मेटल के साथ, या फिर उसको जला देगा, या फिर उसके अंदर गड्ढा करके अंदर इरोड कर जाएगा। तो क्या वो अच्छी तरह से फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए याद रखना कि जो परसेंटेज ऑफ वाटर अगर सैंड में हम लोग बढ़ा देते हैं ना तो मेरा क्या होता है, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाता है। तो इस चीज का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। तो ये सब चीज आप लोग का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैं बात करने वाला हूं जो गेटिंग सिस्टम होता है, मोल्टेन मेटल जो फ्लो करता है वो प्रेशराइज भी होता है, नॉन प्रेशराइज भी होता है। दोनों क्या होता है, कहां पे यूज करते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने हैं आप लोग का कास्टिंग प्रोसेस, 1 बाय 1 करके सभी कास्टिंग प्रोसेस को देखेंगे। तभी हम लोग का यहाँ पे उसके बाद डिफेक्ट होगा और हम लोग का कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।